अस्सलाम वालेकुम जी। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी हैं स्टूडेंट्स, वो बाद में ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ। आज का जो हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन है, ये है जी T1 का। T1 जो है बेसिकली कनाडा में टर्म यूज होती है पर्सनल टैक्सेस के लिए। हाँ, और इस T1 का जो फुल नेम है वो है कैनेडियन इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न। नॉर्मली वहाँ लोकल लोकल कैनेडियंस या कैनेडियंस लोग जो हैं वो इसको कहते हैं T1 रिटर्न या पर्सनल टैक्स रिटर्न। इसी नॉर्मली नाम से इसको जो है वो कॉल करते हैं या अपने अकाउंटेंट से डिस्कस करते हैं कि T1 करनी है, पर्सनल टैक्सेस करने हैं। और जो कनाडा, जिस तरह पाकिस्तान में FBR है, उसी तरह कनाडा में कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से हम CRA कहते हैं। और ये एक अथॉरिटी, एक बॉडी है, टैक्स अथॉरिटी है, जिसके अंडर आपके सारे टैक्स रिलेटेड मैटर्स को हम रेगुलेट्स करते हैं। तो आज का जो पहला हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं T1 कैनेडियन इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न्स के ऊपर। और बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग सेशन हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डेकोरम होगा ट्रेनिंग सेशन का वो कैसा होगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन जो है हमारा ऑन वीकेंड्स सैटरडे एंड संडे 9 PM पे स्टार्ट हुआ करेगा और 10:30 PM पे एंड हुआ करेगा। सेकेंडली जो QA सेशन होगा हमारा, वो आखिरी 15 मिनट में होगा। हम बीच में डिस्कशन भी करेंगे, आप गपशप भी लगाएंगे 5-10 मिनट, इतना मार्जिन में रखूंगा ताकि ये बोरिंग ना हो जाए आपके लिए। आपका भी फीडबैक लूंगा, आपकी चीज़ों के बारे में भी सुनूंगा कि आप क्या जॉब्स कर रहे हैं, आपके क्या मामला जा रहे हैं, आपके बारे में भी, ताकि इसको बोरिंग ना हो, थोड़ा सा ये इंटरटेनिंग हो एंड अ वे दैट 15 मिनट्स हम इसमें से अपने पर्सनल चीज़ों को, जो कि आपकी जॉब्स हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी अगर आपकी कोई ग्रोथ हो रही है तो आप वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो वी विल सेलिब्रेट दैट ग्रोथ, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, वी अप्रिशिएट यू। और मेरी भी जो मतलब प्रोग्रेस चल रही है, मैं भी अपने कुछ चीज़ें आपसे शेयर किया करूंगा। इन दीज 15 मिनट्स विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। ठीक है जी। और इसके अलावा फॉर 15 मिनट्स विल आल्सो हैव द QA सेशन, जिसमें एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन आप जितने भी आपके इश्यूज होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, आप पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको समझने में आ रही है। आई विल रिपीट दैट, बट द थिंग इज कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन है ना, बेसिकली वो रिकॉर्डेड है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, या सम टाइम होता है इंसान जो है वो एब्सेंट माइंड होता है, या उसका माइंड समझते समझते किसी और तरफ चला जाता है, और ये नॉर्मल है। तमाम जितने भी बीइंग ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम अक्सर किसी चीज़ को समझने के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं अपने माइंड में किसी चीज़ को, और समझते समझते हम जो मेन टॉपिक चल रहा होता है उससे हट जाते हैं और कहीं और एब्सेंट माइंड हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है आप लोगों के साथ, तो आपने परेशान नहीं होना, रिकॉर्डेड सेशन है। आप दोबारा रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, और वहां जहां आपने वो पार्ट स्किप किया है उसको दोबारा वहां से कैच कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ इन द मिडल ऑफ द ट्रेनिंग सेशन क्वेश्चंस पूछने को। उससे क्या होता है कि जो एक एलोकेटेड टाइम होता है आपका, जिसमें आपने उसको ख़त्म करना होता है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और फिर आपका ट्रेनिंग सेशन पूरा ऑन विद इन द गिवन टाइम जो है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते उसको। ठीक है जी। तो हमारे पास 15 मिनट्स हैं फॉर जनरल गपशप, 15 मिनट्स फॉर QA सेशन, उसमें आप सारी चीज़ें कर सकती हैं। और उसी के अंदर अगर कोई आपको दिल कर रहा है कि यार वो जो पिछला पार्ट था सर आपने बताया था वो मैं स्किप कर गया था, उसको समझते समझते मैं कहीं और चला गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसमें आखिरी 15 मिनट्स में आपको दोबारा बता दूंगा। अगेन रिकॉर्डेड सेशन है, आप इसको बार बार भी देखें ताकि चीज़ों को आप समझें डिटेल के साथ और इसको माइंड में रखें। थर्ड पॉइंट है जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, आई ऑलवेज रिकमेंड, कभी आप वेबिनार्स भी लेते हैं या कुछ चीज़ भी करते हैं, नॉर्मली वहाँ अलाउ नहीं होता। अभी पीछे रिसेंटली मैंने एक वेबिनार कंडक्ट किया था पिछले मंथ में, जो कि क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन पे था, और उसका टॉपिक था रेजिडेंसी के बेस्ड, कि आपकी टैक्स रेजिडेंसी क्या है इन UK, इन USA एंड कनाडा। और उसको मतलब वो दैट वाज द आइडिया विच इज़ गिवन बाय मी टू द फर्म। और वो उन्होंने बहुत इनकरेज किया, बिकॉज दे हैव मल्टीपल बिजनेसेस, दे इम्प्लीमेंटेड दैट आइडिया इनटू द ऑल बिजनेसेस इन देयर मल्टीपल बिजनेसेस। तो उसमें अच्छा फीडबैक था, दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। तो वो वेबिनार जो है अभी भी यूट्यूब पे है, अगर वो भी आप देखना चाहें, देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर, आप वो भी देख सकते हैं, विच इज़ न्यू थिंग।
फॉर मी ऑन माई साइड। आप भी, आज हम ये डिस्कस करेंगे चीज़ें एंड पे, आप भी अपने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस, अपने कुछ चीज़ें हम मुझे बताएंगे आप सब लोग। ठीक है जी। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप लिख लें क्वेश्चंस, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन और इन द क्यूए सेशन आप उसे पूछ लें। अच्छा जी। अब पहला जो ट्रेनिंग सेशन, ऑब्वियसली उसमें रिकैप तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑन द सेकंड ट्रेनिंग सेशन आई विल गिव यू द रिकैप, और इन दैट रिकैप मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा जी, पिछली बार हमने चीजें पढ़ी थी, आपको क्या समझ आई, कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगेन यू विल बी गिवन अ चांस टू डिस्कस विद मी regarding the previous training session, to if there would be any misunderstanding, or if there would be anything like you say that कि मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे दोबारा बता दें, we'll have 10 minutes in the next training session. In that recap, I also assess your on your learning scale as well. तो ये चीज भी मैं देखूंगा आपकी, और रिकैप। और आपने ये नहीं समझना इसको कि कोई आपके ऊपर कोई कोई बहुत ज्यादा सख्ती है, या कोई मैं आपसे कर रहा हूँ, या कोई आपकी इंसल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब प्रोफेशनल्स हैं, आपने इसको इंटरेस्ट लेके सीखना है, शौक से सीखना है इसको, इस सारे नॉलेज को, इस सारी प्रैक्टिस को, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को, सब तमाम चीज़ों को। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको असाइनमेंट्स दूं ऑन द डेली बेसिस, बट इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू चेक ऑल दिस दोज असाइनमेंट्स। तो उसके लिए मेरे जहन में एक आइडिया है कि वन ऑफ यू विल बी, जो आप सब में से विल बी परफॉर्मिंग बेस्ट, जिसकी मुझे लगेगा कि आप सब में से सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाइमली असाइनमेंट्स कर रहा है, चीज़ों को अच्छे से पिक कर रहा है, शार्प है, वी विल मेक हिम लाइक अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, या जो भी कहते हैं कि हमारे टर्म होती थी पहले जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो हम उसको बना देंगे आपका मेन हेड स्टूडेंट्स का, और पहला इनिशियल रिव्यू वो करेगा। नाउ इट्स अप टू यू, दे वी कैन कह सकते हैं कि दो लोग भी हो सकते हैं उसके अंदर, हम दो लोगों को बना सकते हैं। ऑन द गर्ल्स साइड देयर वुड बी द वन, ऑन द बॉयज साइड देयर वुड बी द वन पर्सन, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी to review all your peers' tax returns assignments before submitting to me। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि उन्हें लगता है कि बहुत माइनर छोटी सी मिस्टेक्स हैं, जिसमें मैं अपना टाइम ज़ाया ना करूं, वो आपको कर लें, सारा देख लें, आपको समझा दें, और उसके बाद वो फाइनली आप मुझे सबमिट करें। देन I'll also try to review some of them returns in front of you in training sessions as well, ताकि हम समझ सकें किसी की मिस्टेक को। नो प्रॉब्लम, मिस्टेक करना मसला नहीं है, आपने मिस्टेक कर ली, इट्स ओके, लेकिन उस मिस्टेक को रिपीट करना बार बार प्रॉब्लम है। आप एक बार मिस्टेक करते हैं, सेम मिस्टेक दो बार करते हैं, तीन बार आप मिस्टेक करें, दैट मीन्स कि आप उसको इंटेंशनली जो है वो फोकस नहीं कर रहे, उसे समझ नहीं रहे, उसे उस मिस्टेक को खत्म नहीं कर रहे, तो दिस विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। तो आप लोगों ने एक मिस्टेक को रिपीट नहीं करना बार बार, पहली चीज तो ये आपने कोशिश करनी है। बाकी आप सब लोग आपस में भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज में किया करते थे। और कुछ ऐसी भी मैं क्लास रखूंगा बीच में, जिसमें मैं सिर्फ क्या करूंगा, आई विल बी द ऑब्जर्वर एंड यू गाइस विल बिकम द ट्रेनर। आप एक रिटर्न बनाएंगे, आप सिखाएंगे, ताकि जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे याद है एक दफा मैंने जो है ना वो एसीएमए में एडमिशन ले लिया, और वहां चले जाना, 1.5 घंटे की क्लास होती थी, देयर वाज नो पार्टिसिपेशन, बस बैठे हैं और सुन रहे हैं और सुनी जा रहे हैं, नींद आ रही है। तो मैं वैसा नहीं काम करना चाहता जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ों के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, ताकि आप सबका इंटरेस्ट जो है वो अलाइव रहे। आज जो है हम जो कवर करने जा रहे हैं चीज़ें इन टुडेज ट्रेनिंग सेशन, कैनेडियन टैक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। नॉर्मली, सॉरी अगर आप को किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ज़्यादातर यही इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपने उर्दू में ही लेक्चर देना है, क्योंकि मैं बाकी फॉर्म्स में इंग्लिश में देता हूँ, तो मेरी वो थोड़ी आदत बन चुकी है, तो इसलिए मैं बीच में अगर इंग्लिश ज़्यादा बोल दूँ तो आप टोक भी सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। मैं कोशिश करूँ कि मैं ज़्यादा उर्दू में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो कैनेडियन टैक्स सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे वर्क करता है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का रोल क्या है, और T1 टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट डेडलाइंस डेडलाइंस क्या हैं, ठीक है, पेनल्टीज क्या हैं, इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें
These are four topics that we will discuss today in our training session in upcoming slides. So the first thing is आपका federal, I don't know about पाकिस्तान के पाकिस्तान में provincial level पे मेरा ख्याल है कि नहीं होता. If any of you aware of this, you can turn on your mic and answer this question. क्या पाकिस्तान में provincial level पर tax होता है? Is there anyone who can tell me? मेरे ख्याल में नहीं होता। प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स होता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी देती है। That one is sales tax basically. हाँ, I am asking about income tax. ना इनकम टैक्स नहीं होता, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ही देती है बस। They're just the federal tax we are paying to the FBR. Okay, got it. तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि नहीं होता प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स तो होता है वो पीआरए और डिफरेंट सारा सिंध का भी सारा, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है. कनाडा में फेडरल लेवल पे अलग होता है और प्रोविंशियल लेवल पे अलग होता है. This is regardless कि they both are like interconnected or attached as the way that कि आप सिर्फ फेडरल को जमा करवा रहे हैं, provincial they are taking their part, they are taking their you can कि उनका share जो है they are getting that later once they will collect the CRA collects the all taxes, they later on remit that amount to the Ontario or the relevant provinces who are affiliated with the Canada Revenue Agency. ठीक है. और इसमें क्या है कि फेडरल लेवल पे अलग होता है, प्रोविंशियल और टेरिटोरियल लेवल पे अलग होता है. नाउ यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये टेरिटोरियल क्या होते हैं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं बाद में ये क्या होते हैं. फेडरल लेवल पे कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ही कलेक्ट कर रहा होता है टैक्सेस को ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है. और प्रोविंशियल लेवल पे भी जो है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ही कलेक्ट कर रहा होता है सारे टैक्सेस को. ठीक है. लेकिन देयर इज वन प्रोविंस जो एक्सेप्शन है, वो है क्यूबैक. क्यूबैक हैज एन इंडिपेंडेंट टैक्स बॉडी अथॉरिटी. दे हैव देयर ओन टैक्स अथॉरिटी. रेवेन्यू क्यूबैक कहते हैं उसको. तो वो अपनी रिटर्न्स भी अलग से फाइल करवाता है. और क्योंकि यहाँ पे ऑन द अदर हैंड इन द रिमेनिंग प्रोविंसेस हु आर एफिलिएटेड विद सीआरए, उनमें एक रिटर्न जाती है, इसमें प्रोविंस की रिटर्न भी जाती है साथ ही, लेकिन जमा वो फेडरल को ही होती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑन इन क्यूबैक उसमें क्या होता है कि आपको रिटर्न भी सेपरेट क्यूबैक को सबमिट करनी होती है, इलेक्ट्रॉनिकली रिमिट हो जाती है, और आपको टैक्स भी सेपरेटली उनको पे करना होता है. दे आर नॉट एफिलिएटेड कनेक्टेड और इन एनी वे कि हम बाद में अपना शेयर ले लेंगे, ऐसा नहीं है. आज की इस ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको इंगेज करूँ. दैट्स वाई मैं अभी आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप हर स्लाइड के ऊपर एट लीस्ट 2 or 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड यू कैन आस्क मी. टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क मी द क्वेश्चंस. नो क्वेश्चंस? ओके. So the next thing is understanding the structure of the Canadian tax system. Federal है main. ठीक है. उसके नीचे provinces हैं. On the other hand is the territories. अब 10 provinces हैं कनाडा के अंदर. ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर. देयर वाज वन पर्सन हु वाज आस्किंग मी फॉर द पेरोल. आप में से जब मैं पीछे डेमो दे रहा था तो ओरिएंटेशन के अंदर, तो एक बंदे ने कहा था सर पेरोल भी ऐड करें इसके अंदर. मैंने कहा था कि पेरोल में ऐड नहीं कर सकता. उसकी रीजन ये इस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हर प्रोविंस के अपने लॉज हैं पेरोल से रिलेटेड, और वो बहुत इन डेप्थ है. आई विल डू दैट. इस ट्रेनिंग सेशन के बाद मैं पेरोल स्टार्ट करूंगा आफ्टर 1 or 2 months. ये जब कवर हो जाएगा हमारा 3 months में प्रॉब्लली, तो उसके बाद जो है मैं आई विल लॉन्च दैट. और हम कोशिश करेंगे बिफोर टैक्स सीजन अराइव we will complete that batch as that training session as well. Okay, Malik Aman साहब ने हाथ खड़ा किया जी, प्लीज. सर, ये जो आपने प्रोविंस का नाम लिखा है, इसमें एक प्रोविंस है जो उसका अलग कानून है वहाँ पर। उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया। उसमें वहाँ पर जो जुबान पढ़ी जाती है वो फ्रेंच है, फ्रेंच. 100%। क्यूबेक में फ्रेंच है, और एक प्रोविंस और है जिसमें फ्रेंच है. मुझे उसका भी याद, ये इन्हीं में से ही है कोई, लेकिन मुझे उसका एग्जैक्टली भी याद नहीं है. शायद अल्बर्टा तो नहीं है, कोई एक है प्रोविंस और जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं. क्यूबेक में तो फ्रेंच है, सीधी बात है. और क्यूबेक का लेकिन सिस्टम भी. जी जी. वहाँ पर कानून भी मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ है जो नहीं नहीं नहीं, प्रोविंस। कानून कानून मुख्तलिफ नहीं है.
दे आर ऑलमोस्ट हम्म, सेम। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो थोड़े बहुत लॉ होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। दे हैव गिवन डिफरेंट नेम्स एज पर देयर प्रोविंस, बट जो फेडरल लेवल के अंदर आप आ गए एक दफा, तो हम्म। कानून सबके लिए सेम है। आप कानून से मुराद क्या बात कर रहे हैं? सिविल नहीं, कवानीन की बात कर रहे हैं या टैक्स की बात कर रहे हैं? मैं सर टैक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो ऑलमोस्ट सेम है, बस नाम डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी हद तक चीजें सेम है, मेजोरिटी सर आपको चीजें। हम्म। अगर नाम आपको पता चल जाए तो फिर हमें बता दीजिए। किसका? उस प्रोविंस का जो क्यूबेक, क्यूबेक है ना जिसकी आप बात करें, क्यूबेक है। मेल क्यूबेक है। हाँ ये बिल्कुल। ब्राउन, ब्राउन को मैंने ब्राउन में हाँ लिखा हुआ बिल्कुल देखें, बिल्कुल वही है, बाकी मुझे भी सारे याद है वही ये। हैं, क्यूबेक है। अच्छा, जी जी, प्रोविंस थैंक। और टेरिटरी में क्या फर्क होता है? और बाकी लोग भी जिन्होंने क्वेश्चन पूछना अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली ये समझना जरूरी है कि प्रोविंस की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं, जबकि टेरिटरीज के पास ये चीज़ नहीं होती, उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं होती, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होती उस तरह से। दे आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द फेडरल, फेडरल गवर्न करता है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है, फेडरल है पहले, और ऑन द लेफ्ट साइड प्रोविंसेस, ऑन द राइट साइड टेरिटरीज हैं। 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज हैं। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स, कुछ क्रेडिट्स, इट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविंसेस ऑन देयर जियोग्राफी। उनका जो लैंड है ना बेसिकली कनाडा की, वहाँ पे मौसम का बड़ा ज़्यादा जो है वो फ़र्क है। तो जहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, कुछ लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो उनके कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, थोड़े बहुत वो दे देते हैं, लेकिन ऑल ओवरऑल काफ़ी हद तक बेनिफिट्स जो है वो मैच करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है वो सेल्स टैक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सेल्स टैक्स रिटर्न बनाना भी समझेंगे, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो सेल्स टैक्स की कुछ परसेंटेजेस हैं, जिस तरह कि यहाँ हमारे भी हैं, जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स, एचएसटी कहते हैं हार्मोनाइज सेल्स टैक्स को, पीएसटी कहते हैं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स को, क्यूएसटी देखें ना आप, क्यूबेक की हर चीज़ डिफरेंट है। ऑल द थिंग्स आर सेम बट दे हैव डिफरेंट नेम्स, दे हैव एसोसिएटेड नेम विद देयर प्रोविंस, लाइक क्यूबेक सेल्स टैक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेबल को समझते हैं। ये अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैनेडियन टैक्स सिस्टम, हम वही समझ रहे हैं अभी तक उसी टॉपिक के अंदर। मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि 10 प्रोविंसेस हैं और 3 जो हैं वो टेरिटरीज हैं। हम वन बाय वन तमाम प्रोविंसेस के जीएसटी, एचएसटी और सारी चीज़ों को देखते हैं। अब देखें, अल्बर्टा जो है उसमें फेडरल लेवल के ऊपर सिर्फ 5% सेल्स टैक्स है, उनका अपना प्रोविंशियल लेवल पे कोई टैक्स नहीं है अल्बर्टा का। देयर इज जीरो टैक्स ऑन प्रोविंशियल लेवल। सो दे आर ओनली, दो जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पे वो सेल्स टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 5% कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, और वो रिमिट कर रहे हैं उस सेल्स टैक्स को कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को। ठीक है जी, अब ये 5% सिर्फ सेल्स टैक्स है जो कि अल्बर्टा में है। अब ब्रिटिश कोलंबिया में जब आती हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया में 5% ऑन फेडरल लेवल एंड 7% ऑन प्रोविंशियल लेवल, पीएसटी, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो 12% बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैनिटोबा। मैनिटोबा में भी फेडरल टैक्स 5% है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स 7% है, टोटल 12% है। अब जहाँ पे तो ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, पीएसटी और जीएसटी दोनों अलग अलग, इसका मतलब है कि बोथ आर नॉट अफिलिएटेड और नॉट कनेक्टेड और नॉट एग्रीड ऑन टू कलेक्ट द सेल्स टैक्स टुगेदर in one lump sum percentage, and later on the business owners will remit that amount to the CRA, and CRA will later on share their part to the provinces। इसमें ऐसे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। तो बिजनेस ओनर्स क्या कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल भी, फेडरल का फेडरल को भेज रहे हैं, सीआरए का प्रोविंशियल अथॉरिटी बॉडी को भेज रहे हैं अलग से। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं आगे न्यू ब्रांसविक के अंदर। इसमें क्या है कि जी आपका 15% HST है, हार्मोनाइज्ड कहते हैं इसको, हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स। हार्मोनाइज्ड ये होता है कि जो दो चीजों से मिलके कोई हार्मनी बनती है, दो चीजें मिला लो आप। अब ये बेसिकली हार्मोनाइज का मतलब है कि प्रोविंशियल और सेल्स टैक्स को मिला के क्लब कर दिया गया और एक आपको दे दी गई परसेंटेज। अब न्यू ब्रंसविक और सीआरए ने फेडरल लेवल के ऊपर उन्होंने कोलैबोरेशन कर ली कि हम 15% चार्ज करेंगे। दे नो दैट व्हाट्स देयर शेयर ऑन द बैक एंड, वी डोंट नो। हमें बस इतना पता है कि न्यू ब्रंसविक में 15% एचएसटी है, इसमें फेडरल का कितना है वी डोंट नो, उसमें प्रोविंशियल का कितना है वी डोंट नो। नॉर्मली 5% ही फेडरल चार्ज करता है, बाकी प्रोविंशियल का ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो यही बता रही है बाकी सारे प्रोविंसेस में भी और बाकी जो टेरिटरीज उनमें भी। लेकिन फिर भी बेहतर वही जानते हैं, मे बी दे हैव सम उनके की टर्म्स एंड कंडीशन हो पीछे।
उस तरह नेक्स्ट जो है गेन 15% है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के अंदर भी, नोवा स्कोशिया में भी सेल्स टैक्स अगेन HST है 15%, ऑन्टारियो में 13% है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर 15% है HST है, हार्मोनाइज सेल्स टैक्स। अब क्यूबेक देखें फिर अगेन दे आर सेपरेटेड। तो इसमें 5% जो है वो क्यूबेक फेडरल जो जमा करता है, क्यूबेक वो फेडरल को पे करता है 9.975%। अब देखें क्या तुक बनता है इसका, यू कैन राउंड ऑफ अप टू 10%। जब मैंने मुझे याद है, जब व्हेन आई लाइक स्टेप्ड इन दिस कैरियर, मैंने जब एक फर्म में गया, स्टार्ट किया, मैंने ट्रेनिंग सेशंस देना शुरू की, तो उसमें इस चीज़ का बड़ा मतलब मजाक भी बनता था कि क्यूबेक हर चीज़ में कुछ ना अपने आप को डिफरेंट शो करने की कोशिश करता है। तो 9.975 ये सिर्फ उसने, लगता है हम लोगों को सारे जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी लोग हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, कि क्यूबेक किस तरह की हरकतें करता है ताकि वो प्रोमिनेंट कर सके अपने आप को, ऑल दो दे नोज बेटर। लेकिन आप देख लें, आप बाकी चीज़ें भी देखेंगे क्यूबेक की, तो आपको थोड़ा सा फील होगा ऐसे। तो 9.97 QST है, और टोटल जो है 14.975 है। क्यूबेक में दोनों सेपरेट जो है वो कलेक्ट होते हैं, सेपरेटली रिमिट होते हैं बोथ अथॉरिटीज को। सस्कैचुअन में 5% है, 6% PST है। और अब देखें यहाँ पे टेरिटरीज, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, सो दे आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द प्रोविंशियल टैक्स बिकॉज दे आर नॉट प्रोविंसेस। तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, दे आर जस्ट कलेक्टिंग फेडरल लेवल बिकॉज दे आर अंडर द फेडरल गवर्नेंस। यहाँ तक की क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब हमारा विल स्टिल ऑन द स्ट्रक्चर। तो अब स्ट्रक्चर में पहले तो हमने समझा कि प्रोविंस कितने हैं, टेरिटरी कितनी है, प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स होता है कि नहीं होता। फिर हमने सेल्स टैक्स को देखा। अब हम देख रहे हैं कि इनका टैक्स सिस्टम है क्या, एक्चुअली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है USA और कनाडा का, दोनों का। ठीक है जी। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम वर्क कैसे करता है? इनका असूल सिंपल सा ये है कि जितने आप पैसे ज्यादा कमाते जाएंगे उतना ज्यादा आप टैक्स देते जाएंगे। ठीक है। इनका ये सिंपल आसान लफ्जों में ये रूल है, ताकि जो लोअर इनकम वाले हैं वो कम से कम टैक्स दें, जो हायर इनकम वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें। दे हैव टैक्स ब्रैकेट्स, हमारी भी हैं, FBR ने डिफाइन की हम हुई है। लेकिन हमारा प्रोग्रेसिव सिस्टम है या नहीं है? हमारा भी प्रोग्रेसिव सिस्टम ही है। लेकिन जैसे इसमें एक इशू है इसके अंदर कि इसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी हुई है कि जैसे ही आप ये ब्रैकेट रीच करेंगे, दिस परसेंटेज विल अप्लाई प्लस दिस फिक्स्ड अमाउंट। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है, FBR में ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है बस वही ब्रैकेट ही है आपकी। ठीक है जी। इन ठीक है। 2023 द फेडरल टैक्स रेट स्टार्ट्स एट 15% फॉर इनकम टैक्स अप टू 535359, जो कि 15% है स्टार्टिंग। ठीक है जी। और जो मैक्स जाती है 33% पे, और अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाए 235,675 को। ठीक है। हम्म। हम्म। और ये जो ब्रैकेट्स हैं दे दे ये कुछ चेंज भी करते हैं ऑन द एनुअल बेसिस। क्यों करते हैं? ताकि ये इन्फ्लेशन को देख सकें, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, इस तरह की मामलत कर सकें। बिकॉज देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टैक्स कलेक्शन, दे आर नॉट लाइक गेटिंग लोन्स फ्रॉम IMF। वहां पे IMF वाला कंसेप्ट नहीं है। इन्होंने जो भी पैसा इकट्ठा करना है पब्लिक से ही करना है, जो लगाना पब्लिक पे लगा देना है। जो भी ग्रोथ करनी है सारी इकोनॉमी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, मेडिकल की, हॉस्पिटल्स बनाने, जो कुछ भी करना है आवाम की ही टैक्स से इकट्ठा करना है और आवाम पे ही लगाना है। दे आर वेरी फेयर, दे हैव वेरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स। इतना आसान नहीं है वहाँ पे। और हर बंदा जो है वो, मैं अगेन बता दूं कि कनाडा में इज लाइक दैट, कि अगर आपने एक रेंट लेना है मकान पे, मकान रेंट पे लेना है, या आपने मॉर्गेज लेना है, या आप कोई कुछ कुछ लोन लेना चाह रहे हैं, या आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं, दे ऑलवेज आस्क यू फर्स्ट, हैव यू सबमिटेड योर रिटर्न, प्लीज शेयर विद अस, वी वांट टू सी दैट टू अवेल्युएट योर इनकम। तो वहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे मोस्टली लोग, मोर देन आप कह लें 80% लोग टैक्स फाइल करते ही करते हैं। ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द डेट, जो वो लोग जो टैक्स फाइल नहीं कर रहे, वो या तो वो उस टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहे होते, या वो बच्चे होते हैं, या फिर आप कह लें कि वो इस पोजीशन में है जिसे आप रेड इंडियंस कहते हैं, वो भी सम टाइम नहीं कर रहे होते जी। अभी एक मलिक अमान है और दो एक और बंदा भी है साथ में, दूसरा कौन है जी?
तो पार्डन, आपने क्या लास्ट टर्म यूज किया है? रेड इंडियंस? हम्म। रेड इंडियन। इंडिजिनस, इंडिजिनस कहते हैं उनको। ओके ओके इंडियन। इंडिजिनस, ठीक है। ओके। हाँ जी। और आयशा, मिस आयशा, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सर जैसे आपने कहा कि कनाडा में इवन इफ यू हैव टू रेंट अ हाउस, वो आपसे टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं। तो अगर कोई वहाँ पे जैसे कोई नया गया हुआ होता है, जैसे बाहर मुल्क से जो गए हुए होते हैं, तो क्या वो लोग मतलब जो घर वहाँ पे रेंट करते हैं, तो हाउ डज दैट टेक प्लेस? अगर वो मतलब नए नए गए हैं और अभी तो उन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ होगा। पहले साल तो चीजें होती है ना, आप लोगों को इशू नहीं होते, क्रिएट नहीं होते। आप रेंट पे मकान ले लेते हैं, आप बताते हैं कि मैं जो है वो अभी इमिग्रेंट हूँ, मैं न्यूली अराइव्ड इन कनाडा। तो आपको चीजें हो जाती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपका, क्योंकि आपने उसी रेंट को क्लेम करना होता है, टू क्लेम द ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट इन योर रिटर्न, सो यू रिपोर्ट दैट टू द सीआरए। तो ये देखने के लिए कि क्या आप मोर देन वन प्रॉपर्टी तो नहीं कर रहे, क्या आपके मामला आते हैं। लेकिन मोस्टली नॉट इन केस ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी, लाइक इफ यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर्टी ऑन रेंट एज अ टेनेंट, तो उस सूरत में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता ये। लेकिन मोस्टली इन केस इफ यू आर गोइंग टू मॉर्गेज योर होम, इफ यू गोइंग टू बाय अ होम एंड यू गोइंग टू गेट मॉर्गेज थ्रू द बैंक दैट प्रॉपर्टी, सो इन दैट केस दे वुड आस्क यू टू प्रोवाइड योर रिटर्न। ठीक है। जी सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन। सर, आपने बताया कि 53,359 डॉलर अगर एक शख्स की इनकम है, ठीक है, तो उस पर 15% लगेगा। हम्म और अगर ये हम्म इनकम ज़्यादा हो जाए, 60,000 तक हो जाए, तो यहाँ पर हम्म। मैंने सर्च भी कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने 5% में ये बताया है कि उन पर ये 20% 2023 लगेगा। में, 2023 में है ना ये जो स्लाइड का जो मैंने फिगर्स लिखी हैं, हाँ, जब तो हम रिटर्न्स बनाएंगे हाँ। उसमें हम आपको अपडेटेड सारी फिगर्स हम्म, सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा। क्योंकि अब ऑब्वियसली हमने ट्रायल वर्जन पे करना है, तो मे बी वी विल बी वर्किंग ऑन 2023 ट्रायल वर्जन। लेकिन चूंकि अब हम अच्छा। उसको बाय नहीं कर सकते, जो सॉफ्टवेयर है वो काफी एक्सपेंसिव है, तो दैट्स व्हाई आई अलाइंड दैट 2023 विद दैट। तो ये जो लिखा भी हुआ है ना, मैंने फिगर्स लिखी हुई हैं, if they are not हम्म, even accurate according to the CRA, don't worry about that, because later on we'll jump onto the CRA website, I'll show you over there, and हाँ, I'll show you all डायरेक्ट। tax brackets। हाँ, तो ये सिर्फ अभी एग्जांपल्स के तौर पे अच्छा, अभी मुझे मेंशन चैट जीपीटी यही बता रहा है कि पचपन की। हाँ जी, ऐसे ही पचपन ऐसे हजार ही। पचपन चैट हजार जीपीटी। 867, तो उन पर हाँ 55%, 15% लगेगा, सॉरी। और अगर ये 60,000 हो जाए, जो रिमेनिंग है, जो 55 और 60 के दरमियान है, उस पर सिर्फ 20% लगेगा, 20.5%। ये नहीं, मुख्तलिफ ऐसा नहीं पोर्शन है। में। चैट जीपीटी जो है ना, वो समटाइम गलत आंसर भी दे देता है। आपको बस अच्छा। सीआरए की वेबसाइट पे देखना है, ठीक है, जब भी देखना है हाँ, इसको। अच्छा, डन। तो उन्होंने सही है, ठीक ठीक है सर। ठीक हो गया, ओके। अब देखें, ये एक फेडरल टैक्स जो है पूरा, वो मैंने इसका टेबल निकाल लिया उसका। आप ये एक मैंने लिंक भी दिया हुआ यहाँ पे, मैं शेयर करूंगा, आप तो आप इसे भी जाके यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं। अब बात सिंपल ये है कि ये सॉफ्टवेयर से निकला हुआ है, ठीक है, और ये मे बी 2023 या 2022 का है। ठीक है, तो चीज़ें ये टेबल्स जो है ना, बेसिकली टैक्स टेबल्स, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। इसकी रीज़न ये है कि आपने जब भी रिटर्न बनानी है, अपने सॉफ्टवेयर पे बनानी है, आपने मैनुअल नहीं बनानी। ठीक है, और सॉफ्टवेयर ने खुद ही कैलकुलेट करना है। जो चीज़ें अहम है ना समझने वाली, वो मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेनिंग सेशंस में सिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे स्लिप्स कैसे एंटर्स करनी है, आपने किसी भी क्लाइंट के सिनारियो को कैसे समझना है कि अगर बंदा न्यूली अराइव्ड इन कनाडा, तो आप क्या चीज़ें उसकी क्लेम करनी है, आपने छोड़ के जा रहा है तो क्या टैक्स लाइबिलिटीज हैं, अगर कोई बंदा फॉरेन इनकम अर्न कर रहा है तो क्या मामला होंगे उसके। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टेड ऑफ जस्ट फिक्सिंग योर माइंड इन द text brackets, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन, इफ यू कैन memorize them, it's fine, you can do that, because every year they change the brackets a little bit, not like that they entirely change the brackets, तो वो करते हैं थोड़ा बहुत चेंज। तो इसको इसलिए अब, क्योंकि हम उस दौर में हैं कि जहां हम मैनुअली रिटर्न नहीं बना रहे, वी डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दीज ब्रैकेट्स, क्योंकि अब यूएसए की तो बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं छोटी छोटी, और उन्होंने ओवरऑल भी बनाई हुई हैं। तो आप इन चीज़ों को याद नहीं कर सकते, दिस यू हैव द सिस्टम टू वर्क फॉर यू, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन आपको वैसे आइडिया होना चाहिए जनरली कि अच्छा 15% से स्टार्ट होता है, अगर आपकी इनकम जो है वो अब मोर देन अबव 53 है,
और अगर वो 106,717 तक जाती है तो आपका 20.5% है। अगर इस रेंज में है तो 26% है। अगर आपकी सैलरी, आपकी इनकम अप टू 2, 3, 5, 6, 7 इसके बीच में है तो आपका 29%, और मैक्स जो है ओवर दिस अमाउंट 33% है। अब हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उससे मुराद क्या है? अब ये देखें, बस एग्जांपल मैंने दी है, अभी यहाँ पे बनाई हुई है मैंने। इस एग्जांपल में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम है $40,000, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है, ठीक है जी। और इन तमाम इनकम के लिए कोई सेपरेट रिटर्न नहीं होंगे, दे ऑल विल बी कम टुगेदर। ये जितनी भी इनकम्स हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, ये सारी की सारी एक ही टैक्स ब्रैकेट पे टैक्स होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें जी इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम के लिए कोई अलग ब्रैकेट है, नहीं, एक ही ब्रैकेट है जो पीछे मैंने दिखा दी है, ये वाली फेडरल लेवल की। और प्रोविंशियल लेवल की भी एक ही टैक्स ब्रैकेट है, और रेट्स भी वही है, सेम है। मतलब इनके प्रोविंशियल के अपने रेट्स हैं, लेकिन मतलब वही रेट्स आपके अप्लाई होंगे सारी इनकम्स के ऊपर, जो भी आपकी इनकम है इन टोटल। अब टोटल इनकम जो है वो 67,500। अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मैं पुट किया था कि आप समझ सकें कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है। अब कनाडा कहता है जी कि अगर आपकी इनकम 0 to 53 की है, वी विल अप्लाई 15% रेट, 15% रेट, ठीक है। अगर आपकी इनकम 53 के से 106 है तो हम 20% अप्लाई करेंगे, अगर इससे है तो 26% अप्लाई करेंगे। अब इस केस में, इस एग्जांपल के अंदर, क्योंकि जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम जो है 67,500 है, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो पहला पोर्शन है वो 0 to 53 के, जो दैट विल बी टैक्स्ड ऑन 15% इन फर्स्ट ब्रैकेट। और बाकी अमाउंट क्या बचेगी उसके बाद? जो बाकी अमाउंट बचेगी, अगर आप कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 7 to 7 14,000 समथिंग, वो 14,000 समथिंग जो है वो इस पे होगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू द ब्रैकेट्स, यहाँ पे एक और चीज भी है, वो है डिडक्शंस। अब RRSP कंट्रीब्यूशन, आई विल लेटर ऑन एक्सप्लेन दिस, ये एक काइंड ऑफ रिडक्शन है जो हम आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस करती है, और दैट विल मेक फ्रॉम टोटल टू नेट टैक्सेबल इनकम। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस $1,500, इन दोनों डिडक्शंस को हम माइनस करेंगे टोटल इनकम में से। अब नाउ दिस इज योर नेट टैक्सेबल इनकम। अगेन अगर हम अब 58 में से निकाल दें, 0 to 53 तक जो टैक्स होगा वो 15% होगा, उसकी अमाउंट बनती है 7,950 एज पर टैक्स ब्रैकेट। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आपका है कितना जी? 5,000, उसके ऊपर टैक्स 20% लगेगा, वो बनता है 1,025, ठीक है। तो ये सर इस मेरा जो क्वेश्चन था यही था, हम्म हम्म अभी हम्म, कंफर्म हो गया, ठीक है। ठीक है। यही इसे क्वेश्चन था मेरा। इसे कहते हैं टैक्स ब्रैकेट्स, थैंक यू। इसे कहते हैं टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, कि आपकी इनकम पहले 0 से 53 के तक जो है वो टैक्स हुई है, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट में फॉल करेगी। अगर उसको भी आपने क्रॉस कर दिया, थ्रेशोल्ड को 106 को भी क्रॉस कर दिया, तो 106 से आगे 107 टू ऑनवर्ड जितनी भी आपकी इनकम है वो नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट में जाकर टैक्स होगी। और लेटर ऑन वी विल सम अप ऑल दोस टैक्स ब्रैकेट्स, द टैक्स अमाउंट फ्रॉम ड्राइविंग फ्रॉम दोस टैक्स ब्रैकेट्स को सम अप करेंगे। जो भी टोटल टैक्स बनेगा आपका, उसके बाद फर्दर नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स अप्लाई होते हैं, जो कि हम अगेन टैक्स रिटर्न में सीखेंगे जाके ऑनवर्ड आके। सर ठीक एक है, तो क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसी को कहते हैं। जी जी प्लीज। सर क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे कि ये डिडक्शन में आपने एक्सपेंसेस बताए, कंट्रीब्यूशन और ऑफिस हम्म एक्सपेंसेस, तो हम्म। ये मतलब फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, थ्रेशोल्ड इनका है, या ये वेरिएशन के साथ है? असल में RRSP एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, मैंने सिर्फ इसको एज एन एग्जांपल यहाँ पुट किया था। इसकी ओके। कंट्रीब्यूशन रूम होता है जो कि आपकी डायरेक्ट इनकम के ऊपर बेस कर रहा होता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे जाके तो मैं आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि RRSP है क्या, ओके। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, होता तो डिडक्शन के लिए यूज है, और ये इसका पर्पस क्या है। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस का भी जो है एक स्पेसिफिक वे है, मैकेनिज्म है, एक थ्रेश होल्ड है कि आप उसे क्लेम करेंगे। ये जो यहाँ मैंने अमाउंट्स लिखी हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। लेकिन जब हम ऑफिस एक्सपेंस को क्लेम करेंगे सॉफ्टवेयर में जाके, तो आपको मैं पूरा वो फॉर्म भी दिखाऊंगा, उसके अंदर जितनी भी उसकी कंपोनेंट्स हैं वो समझाऊंगा भी, और एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से जी। मिस आयशा प्लीज। सर ये $1,025, हम मतलब हाउ डिड वी गेट दिस अमाउंट? 7,950 तो मुझे समझ में आ गया। वन थाउजेंड गलत है, ट्वेंटी ये फाइव ये गलत है, ये गलत अमाउंट है, अच्छा, फिर सही है। ओके, बिकॉज मैं गलत है। कैलकुलेट कर रही थी तो मुझे मतलब मैं कितना कंफ्यूज आ हो रहा गई। है आपका, कितना आ रहा है?
1127.5। और थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि मैंने ये जब बना रहा था असाइनमेंट, अपना असाइनमेंट कह रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन, तो मेरे ख्याल है मैंने गलत अमाउंट लिख दी थी, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। चलिए सर, थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन मकसद तो समझाना है आपको, समझ आ गई ना? जी जी जो बिल्कुल मेन सर। मेन जी जी कॉन्सेप्ट सर। था वो समझाने का, वो समझ आ गया आप लोगों को, जी ठीक सर। हो जी गया? सर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रोल ऑफ कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। ठीक है जी, और इसके अंदर अब सीआरए का क्या रोल है? सबसे पहला रोल है सीआरए का टैक्स को कलेक्ट करना। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को कलेक्ट करके फेडरल गवर्नमेंट को देती है वो, और प्रोविंशियल लेवल से कलेक्ट करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देती है। सीआरए इज अ बॉडी, टैक्स अथॉरिटी, जिसका अगर आप कोई भी सैलरी अर्न कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, तो आप फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स डिडक्ट करेंगे, और आप उसको पे चेक्स के अंदर मेंशन करेंगे, और उस अमाउंट को रिमिट करेंगे सीआरए को। इस तरह नॉर्मली हमारी सैलरीज भी हैं, जिस तरह आप लोगों को, आप सभी जॉब्स करते होंगे, कोई बिजनेस कर रहा होगा, उनके अंडर एम्प्लॉय होंगे, तो हम सभी क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज में से जो है टैक्स को डिडक्ट कर लेते हैं, इनकम टैक्स को डिडक्ट करके उसको हम हर महीने रेमिट करते हैं, किसको? एफबीआर को। इसी तरह कनाडा में भी दिस इज द पार्ट ऑफ पेरोल बेसिकली, तो वो भी क्या करते हैं, दे आर बाउंड टू डिडक्ट द फेडरल एंड प्रोविंशियल इनकम टैक्स and remit that later on to the within the given deadlines, like within a week or very soon after the रनिंग द पेरोल। तो उन्होंने क्या करना होता है कि वही रेमिट करना होता है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को। ठीक है जी। तो पहला पार्ट क्या है कि टैक्स कलेक्ट करना, सीआरए का काम जो है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का। द सेकंड थिंग इज द टैक्स असेसमेंट। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसको, मुझे भूल गया हुआ यहाँ पे, बल्कि मैं अपनी रिटर्न देख भी रहा था। क्या कहते हैं पाकिस्तान में, जब एफबीआर आपकी रिटर्न रिव्यू कर लेता है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है आपको, या क्या मैसेज आता है आपको, कोई बता सकता है? सर असेसमेंट असेसमेंट का डॉक्यूमेंट नोटिस का इशू करना। वो नोटिस इशू करता है कि अंडर असेसमेंट, और असेसमेंट की रिपोर्ट इस वन तरीके ओके, से। ट्वेंटी का 120 का ऑर्डर आता है इस पे असेसमेंट का। ओके, ओके, गॉट इट। 120 का ऑर्डर क्या होता है? ये सिंपल ये असेसमेंट होती है कि बेसिकली ऑडिट ऑडिट भी होता है बेसिक कोई? नहीं 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 नहीं, ये जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक ऑटो नोटिस आ जाता है। इट मींस कि जो टैक्स पेयर ने सेल्फ वॉलेंटरीली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है, वो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो कमिश्नर ने खुद की है। और अगर इसमें कल को कोई खराबी नजर ना आई, या इनकम का या रिफंड का या कोई चीज गलत ना हुई, तो इसी को ठीक समझा जाएगा। वो वन ठीक ट्वेंटी है, का ऑर्डर आता है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि वहाँ असेसमेंट होती है, जैसे आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो देयर इज अ बॉडी, क्योंकि कोई तो बॉडी है ना जो असेस करे। जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, कनाडा में सीआरए है, यूएसए में आईआरएस है, यूके में एचएमआरसी है। देयर आर डिफरेंट टैक्स बॉडीज, अथॉरिटीज, जो कि असेस करती हैं रिटर्न्स को। आप रिटर्न सबमिट करते हैं, दे असेस द रिटर्न, दे इशू द नोटिस ऑफ असेसमेंट, दे कॉल इट नोटिस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ये भी। सर जी जी। क्यूबिक में सीआरए नहीं, मतलब वहाँ पर नहीं काम करता। वहाँ पर अलग रेवेन्यू एजेंसी हम्म, है। हम्म। क्यूबिक में काम नहीं करता वो सीआरए। अपना नोटिस ऑफ सेटलमेंट इशू करते हैं, हाँ उनका बिल्कुल अपना, बिल्कुल। वो अपना करते हैं जी जी। सेपरेट। अच्छा जी, इन्फोर्समेंट में आ जाते हैं कि सीआरए ये भी इस बात पे पाबंद है कि वो इन्फोर्स करवाए टैक्स लॉस को। अगर कोई बंदा नहीं कर रहा तो उस पे पेनल्टीज इम्पोज करे नॉन कंप्लायंस के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे कि अगर कनाडा ने आपको कॉल, हालांकि कनाडा, अच्छा मिसाल बाद में हम इसको लेके आते हैं, एग्जांपल्स को बाद में पुट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसकी गंभीरता बता दूं। यहाँ पे इंडियन लफ्ज थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कि इसके अंदर अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं की, दे विल फर्स्ट अप्रोच यू थ्रू मेल, नोटिस आएगा। आपने फिर भी नहीं की, दे कैन कॉल यू। आपने फिर भी नहीं की, दे इवन कैन कम टू योर होम, देयर ऑफिसेज विल बिकम। उनकी बकायदा पूरा सीआईए डिपार्टमेंट है, जिस तरह सीआईए होता है ना यहाँ पे, और इंडिया में सॉरी होता है, यहाँ पे तो हमारा पाकिस्तान में डिफरेंट है, तो बॉडी है की यहाँ पे। पाकिस्तान में क्या होता है सीआई का? पाकिस्तान में भी एफ आई है ए। अथॉरिटी इस तरह की। एफ एफ आई आई ए। ए, हाँ। हाँ, एफ आई ए पाकिस्तान में जिस तरह एफ आई ए ना, उनका सीआरए का एक पूरा डिपार्टमेंट है, सीआई एक सीआरए का सीआईए। ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेस लेवल पे जाकर करते हैं, छोटे छोटे पे नहीं करते।
छोटे भी होता है वो पेनल्टीज आपको डालना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपने $100 देने थे, लाइबिलिटी थी, आपने नहीं पे किए, तो वो करते 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 इतना ज्यादा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहा होता है कि आप 2-3 साल ना पे करें तो वही $100 आपका चला जाएगा $1000-2000 के ऊपर। अगर 1000, 2-3 हजार है तो वो चला जाएगा 30-40 हजार के ऊपर। द वे दे चार्ज यू पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन दैट। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप फाइलिंग डेडलाइंस मिस कर देते हैं, अंडर रिपोर्ट करते हैं, कोई भी इशू आता है, सीआरए के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको चेक कर सके, आपको पेनलाइज कर सके, इंटरेस्ट चार्ज कर सके। क्यों? उसकी रीजन ये कि कहता है कि प्रॉपरली और जो लॉ है कनाडा का टैक्स लॉ उसको इम्पोज किया जा सके। ये पर्पस सारा यही है ताकि नॉन कंप्लाइज ना हो, कोई अपने टैक्स छोड़े ना, हर बंदा जो है वो प्रॉपरली रिटर्न सबमिट करे और टैक्स पे करे। तो तीन चीजें हो गई। पहली तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टैक्स कलेक्शन, टैक्स असेसमेंट, इन्फोर्समेंट। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स एंड क्रेडिट्स के ऊपर। अगर आप कनाडा में, अच्छा चले यहाँ तक तो आप कहते हैं ना जी कि यार ये तो बड़ी सख्ती हो गई कि जो कलेक्शन भी कर रहे हैं और घर तक आ जाते हैं, वो कहते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करो, वो बेनिफिट भी तो दे रहे हैं ना आपको सीआरए वाले। आप रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, अगर आपके घर में बच्चे हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, और वो 18 साल से उनकी कम उम्र है, ठीक है, तो कनाडा सीआरए आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट देते हैं। डिफरेंट थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड है, वो भी हम जब इसको रिटर्न में जाएंगे तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ स्ट्रक्चर का ओवरऑल। तो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट ही नहीं मिलेगा आपको जब तक आप रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे। आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं कनाडा से, अगर आप रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप डिसेबल हैं, कोई डिसेबिलिटी क्रेडिट है, आप डिसेबिलिटी क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने हर चीज को आपकी हर बेनिफिट्स को अटैच कर दिया किसके साथ? आपकी टैक्स रिटर्न के साथ। ठीक है जी। उसके बाद जीएसटी एचएसटी क्रेडिट, जो लो इनकम वाले या मॉडेस्ट इनकम वाली फैमिलीज हैं, इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं, उनको सीआरए क्या करता है, चूंकि वो जीएसटी एचएसटी पे कर रहे हैं, सेल्स टैक्स उन डिफरेंट कमोडिटीज और सर्विसेज वो कर रहे हैं, अब उनकी इनकम लो है, सीआरए कंसीडर दैट कि लोअर इनकम वाला है तो उसको एचएसटी जीएसटी रिफंड किया जाए। कितनी अच्छी बात है। देखें आप यहाँ जाते हैं, कितना सेल्स टैक्स है पाकिस्तान में अभी? 21% और व्हाट 18% है अभी तक पाकिस्तान में सेल्स टैक्स जी कितना है? जी 18% है। 18% है। कभी ऐसा हुआ एफबीआर से कॉल आई और कहा होगा जी आपने 18% सेल टैक्स किया है, मैंने नोटिस किया कि आपकी इनकम कम है, तो हम आपको 15,000 रुपये नहीं वापस कर रहे हैं नहीं सेल्स नहीं टैक्स। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा सिस्टम है। यहाँ तो वो कहते हैं मजीद दे दो। अरे मजीद दे दो। लेकिन सीआर ऐसा करता है कि अगर आपकी लो इनकम है, आप मॉडरेट इनकम फैमिली हैं, आपकी इनकम कम है, दे गिव यू 700, 1000 अप टू समटाइम्स 1200 आपको रिफंड कर देता है वो। ठीक है, आपको पे कर देता है और वो भी टैक्स फ्री है। ये सारे बेनिफिट्स दे आर टैक्स फ्री। द बिग थिंग इज कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, आप वहाँ लोग 8-8, 9-9 हजार, 12-12 हजार डॉलर कनाडा चाइल्ड बेनिफिट में ले रहे होते हैं सालाना। इट्स अ बिग अमाउंट। ठीक है। और जीएसटी एचएसटी क्रेडिट भी मिल रहा है, अगर आप डिसेबल हैं तो वो भी मिल रहा है, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के थ्रू पैसे मिल रहे हैं। देयर इज नो अदर वे कि आप कहें कि यार मेरा कोई भी नहीं है वहाँ पे। मेरी ना एक है अपना, जिस फॉर्म में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे सीपी हैं बाहर, वो पाकिस्तानी है बेसिकली, यहाँ से गई हुई हैं। तो जब अक्सर हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं डिस्कस, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो मुझसे अक्सर चीज़ें पूछती रहती हैं, तो मुझे अक्सर कहती हैं कि जेफरी, असल में कनाडा इस्लामी जमहूरिया होना चाहिए था, इस्लामी जमहूरिया कनाडा, क्योंकि इन्होंने सारे वो लॉज इंप्लीमेंट किए हैं जो किसी वक्त में मुसलमानों ने इंप्लीमेंट किए हुए थे। जी मिस आयशा। सर तो ये बेनिफिट्स जो हैं वो मतलब इट्स जस्ट फॉर कैनेडियन नेशनल्स, या जो भी टैक्स फाइल करेगा वेदर दे आर कैनेडियन नेशनल्स और नॉट, उन सबको ये बेनिफिट्स मिलते हैं? कैनेडियन रेजिडेंट होना जरूरी है, वहाँ नेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ मतलब वो अगर क्या, कैनेडियन हाँ रेजिडेंट हो, मतलब हाँ कैनेडियन मिले, रेजिडेंट कैन बी एनीवन ना, कि जो वहाँ जी गए हुए जी हैं वो भी तो जी कैनेडियन जी रेजिडेंट है, एंड इफ दे आर फाइलिंग हाँ। टैक्सेस तो उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप पीआर पे हैं वहाँ पे, विजिट वीजा पे नहीं है, वर्क परमिट पे नहीं है, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा हैं, पीआर पे हैं, तो मिलेंगे आपको। ओ अच्छा, मतलब नॉट एनी, मतलब जैसे स्टूडेंट हैं या
वर्क? स्टूडेंट भी जाके फिर रेजिडेंट बन जाता है ना, लेकिन स्टूडेंट के बच्चे तो नहीं होते वहां पे। समटाइम्स होता है कि फैमिलीज जाती हैं वहां पे, स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं लेटर ऑन। लेकिन क्योंकि अब वहां रह रहे हैं, आप रेजिडेंट बन किए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन विजिट वीजा पे नहीं। विजिट वीजा इज समथिंग एल्स। वर्क सही वर्क सही। वीजा थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है। वर्क वीजा पे भी accommodating. मिल जाते हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है कि आपकी टाइज क्या है। फिर टाइज के ऊपर आ जाता है आपके ना। ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको हम फर्दर हम्म, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब सही। मैंने इसमें डिफरेंट सिनारियोज देखे हैं। एक खातून थी, वो कनाडा चली गई, उसकी उसके फादर, उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स भी कनाडा में थे, लेकिन हम्म उसका जो हस्बैंड था वो सिख थी खातून। उसका जो हम्म हस्बैंड था वो इंडिया में रहता था, इंडिया में घर था उसका। उसकी हम्म बेटी हुई, वो भी कनाडा में पैदा हुई, आ गया, वो कैनेडियन सिटीजन बन गई। हम्म अब क्या हुआ कि उसने चाइल्ड बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, उसने एचएसटी जीएसटी क्रेडिट मिलना शुरू हो गया। लेटर ऑन सीआरए ने ऑडिट ओपन किया और उन्होंने कहा जी आप बताएं कि आप कब कनाडा आई हैं और आप पीछे वापस गई थी और आप कितने दिन इंडिया रह के आई हैं। क्योंकि जब वो बच्चा हो गया कनाडा में, वो हम्म। वापस चली गई 6 महीने, वापस इंडिया में, फिर वापस आई दोबारा, जब 6 महीने बाद वापस आ गई कनाडा में। लेकिन उसके बंदे ने पीआर के लिए अप्लाई किया था, अभी तक वो कनाडा नहीं आया था। द सीआरए हैज डिक्लेयर्ड हर एज अ नॉन रेजिडेंट। कैन यू बिलीव दैट? कनाडा में रहते हुए, बिकॉज शी वॉज ऑन वर्क परमिट। ओ अच्छा, मतलब कि द लेडी डिडंट फाइल फॉर रेजिडेंसी, ऐसा? पीआर के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था, उसने भी, उसके हस्बैंड ने भी। ओके। वो यहाँ पे कनाडा में इसलिए है कि उसकी फैमिली थी, उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई थे। ओ अच्छा। शादी उसने पीछे वापस वहीं से अपने पंजाब की थी, सिख थे, इंडिया हम्म। पंजाब है, वहीं पे की। सीआरए कहता है कि आपकी मेन टाइज कहाँ के ऊपर है, आपका स्पाउस कहाँ रहता है, आपका मेन घर कहाँ पे, आपका जाती घर कहाँ पे। वो इंडिया में था, तो डेफिनेटली दे डिक्लेयर्ड हर एज ए नॉन रेजिडेंट। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन था, ये डिपेंड करता है। इसके लिए एक डिफरेंट फॉर्म होता है, हम फिल करते हैं, वो सीआरए को सबमिट करते हैं, वो फिर एवेल्युएट करता है सीआरए। तो रेजिडेंसी इस कॉम्प्लेक्स, इसी के ऊपर मैंने वो अपना किया हुआ है मिस, वो अपना वेबिनार, वो आप भी देखिएगा, उसमें मजीद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सही। ठीक है, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है जी, सर अपने यहाँ पे भी ये सर कि 6 महीने आप यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होंगे तो आप भी रेजिडेंट नहीं है, आपको भी टैक्स फाइल नहीं करना। अब इसमें अगेन डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता। आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान का यही है 183 डेज वाला फॉर्मूला, वहां पे भी 183 डेज वाला ही है। असल में बात ये है कि अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मैं ना उस टॉपिक में नहीं जाना चाह रहा, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। मैं वो, आप मुझे रेजिडेंसी वाले साइड पे ले जाएंगे, 10 बजने वाले हैं। मुझे यहाँ फिलहाल ये एक्सप्लेन करने थे। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग लेटर इन लेटर ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है? तो मैं अभी उसमें टॉपिक में इन डेप्थ नहीं जाना चाह रहा हूँ, फिर टाइम सारा उधर ही चला जाएगा। ठीक है, टूल्स एंड गाइड्स, सपोर्ट। अब जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन है, बेनिफिट्स है, वहाँ सपोर्ट भी है, रिसोर्सेज भी हैं। ऐसा नहीं है सीआरएस सिर्फ एक डंडा लेके खड़ा हुआ आपके सर पे के दो टैक्स, वो बेनिफिट्स भी दे रहा है, वो सपोर्ट भी कर रहा है आपको। देयर आर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। सपोर्ट कैसे कर रहा है कि आपको वेरियस ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड करता है रिटर्न्स के लिए। रिटर्न्स बनाने के लिए तो इनका कोई इस तरह का नहीं है, मतलब कोई, आप जिस तरह यहाँ पे IRIS होता है ना, वहाँ पे, यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में सॉफ्टवेयर ही हैं जो हम यूज करते हैं, और दे आर अप्रूव्ड बाय सीआरए। तो उसी जो भी जितने भी अप्रूव्ड हैं वो उस पर कर सकते हैं। सीआरए ऑफर्स वेरियस ऑनलाइन टूल्स एंड डिटेल्स गाइड्स टू हेल्प टैक्स पेयर्स फाइल देयर टैक्स रिटर्न एंड मैनेज देयर टैक्स अफेयर्स। टूल से मुराद ये नहीं कि सॉफ्टवेयर दे रहा है, ये ध्यान में रखना। टूल से मुराद हैं कुछ कैलकुलेटर्स हैं जो आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वो दे देता है सीआरए। कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि मैं भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। जो भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, पढ़ेंगे, मैं आपसे लिंक भी शेयर किया करूंगा कि आप खुद भी पढ़ें इसको। तो वो इस तरह से सपोर्ट करता है। कस्टमर सर्विस, आप कॉल करते हैं, आपका माई अकाउंट है, वहां जाते हैं, लॉगिन करते हैं सीआरए पे। आप इस तरह से कस्टमर सर्विसेज भी सीआरए से ले सकते हैं। क्योंकि अभी 10 बज गया, मैं थोड़ा इसको स्पीड अप करना चाह रहा हूँ, अभी काफी स्लाइड्स हैं आगे। अच्छा जी, डेडलाइन क्या है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की? April 30th है, ठीक है। फॉर नॉन रेजिडेंट्स हु आर अर्निंग मनी थ्रू Canada अंडर द रेंटल इनकम ओनली, दे हैव टू सबमिट देयर रिटर्न अप टू June 30th, ठीक है। वो सबमिट कर सकते हैं अपनी रिटर्न। तो वैसे जो एक स्टैंडर्ड डेडलाइन है, यूएसए की April 15th है, लेकिन इनकी क्या है? April 30th। आपने ध्यान में रखना है डेडलाइन। सेल्फ एम्प्लॉयड की फाइलिंग डेडलाइन जो है वो June 15th है, लेकिन पेमेंट डेडलाइन April 30th है। ये मैं स्लाइड्स पे दूंगा, आप डिटेल से भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी।
अगर तो आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं, डिविडेंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, रेंटल इनकम, कोई भी चीज़, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, तो आपके लिए फाइलिंग डेडलाइन अप्रैल 30th है और पेमेंट डेडलाइन भी अप्रैल 30th है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इन दैट केस सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह से फाइलिंग डेडलाइन उन्होंने एक्सटेंड कर दी, जून 15th है, लेकिन पेमेंट डेडलाइन स्टिल रिमेन देयर, अप्रैल 30th ही रहेगी। अब इसमें एक नई चीज जो है वो एग्जाम्पल में लिखी है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं वो वैसे ही बता देता हूँ। वो ये लिखा हुआ है कि अगर एक स्पाउस जो है वो जॉब करती है और दूसरी स्पाउस जो है वो क्या करती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, करता है, तो दोनों की जो डेडलाइंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, जून 15th, लेकिन दोनों की पेमेंट डेडलाइंस क्या रहेंगी, अप्रैल 30th। हालांकि एक तो सिर्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन सीआरए कहता है क्योंकि दोनों जो है वो स्पाउसेस हैं, दे गिव देम रिलैक्सेशन, कि दूसरी स्पाउस भी फिर इस तरह कर सकती है। डिजीज्ड का वैसे कॉन्सेप्ट T3 में हमने पढ़ना है वो, लेकिन इसलिए मैंने इसकी भी यहाँ पे ऐड कर दी स्लाइड्स, कि अगर किसी की भी डेथ हो जाती है अकर्ड बिटवीन Jan 1st to October 31st, तो उसकी डेडलाइन अप्रैल 30th है। वो अपनी फाइनल T1 फाइनल रिटर्न सबमिट करेगा ऑन अप्रैल 30th। किसी की भी डेथ होती है November 1st to December 31st, तो उसकी जो डेडलाइन है इज 6 months आफ्टर द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ के 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक विद इन द 6 month आप जो है वो कर सकते हैं। अगर किसी की December 31st पे डेथ होती है तो उसकी डेडलाइन होगी June 30th हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट है जी नॉन रेजिडेंट टैक्स ऑन रेंटल इनकम। ये देखें, जो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर नॉन रेजिडेंट है और उसकी कनाडा से रेंटल इनकम आ रही है। अब मुझे सिर्फ ये स्लाइड्स कंप्लीट करने दें, जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं उन सबके मैं आंसर्स करूंगा, मैं इधर ही, अभी टाइम है हमारे पास। मैं सिर्फ ये स्लाइड्स कंप्लीट कर लूँ, फिर हम गपशप भी लगाएंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे आराम से, कोई मसला नहीं। 25% withholding tax on the gross rental income is due monthly by 15th of the following month। अच्छा, अब ये जो पेमेंट डेडलाइंस है, बेसिकली रेंटल इनकम में क्या होता है कि अगर आप कनाडा में नहीं रहते और आपकी प्रॉपर्टी है कनाडा में और आपने उसे रेंट पे दिया हुआ है, तो आप बाउंड है कि आप जो भी रेंटल इनकम मंथली बेसिस पे लेंगे उस रेंटल इनकम का 25% आपने सीआरए को रेमिट करना, जमा करवाना है ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, और इसकी जो डेडलाइन है वो जून 30th है। सेक्शन 217, अगर कोई बंदा कनेडियन नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, लेकिन वो वहां से उसे पेंशन मिल रही है। अब ये अब सवाल आपका हो सकता है भाई कि एक बंदा कनाडा का रेजिडेंट ही नहीं है तो उसे पेंशन कैसे मिल रही है। उसने पूरी लाइफ अपनी वहीं गुजारी, जॉब वहीं की, सब कुछ वही किया, और एंड पे वो वापस अपनी होम कंट्री चला गया। वो थी मैक्सिको, वो थी यूएसए, वो भी कोई सराउंडिंग कोई भी नेबर्स कंट्री थी, वापस चला गया। अब चूंकि उसने सारी जिंदगी काम कनाडा में किया है, सारी जिंदगी सीपीपी कनाडा पेंशन प्लान वहां दिया है, सारा अपना सारा टैक्स वहां पे दिया है, अब वो कनाडा छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कहें जी आप छोड़ के चलेंगे तो हम आपको कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। तो फिर सीआरए क्या करता है कि उनको फिर भी पेंशन देता है। तो उनकी जो रिटर्न्स होती हैं, अगर वो टैक्स विद होल्ड नॉर्मली करते ही नहीं है, पहली बात तो ये अंडर टैक्स ट्रीटी, इट डिपेंड्स ऑन टैक्स ट्रीटी बिटवीन द कंट्रीज। यूएसए के केस में नहीं करते, अगर वो कर लेते हैं इन दैट केस दे हैव टू सबमिट द रिटर्न अंडर सेक्शन 217, और इस रिटर्न की भी, इसकी भी डेडलाइन जून 30th ही है। ठीक है, और इसकी पेमेंट डेडलाइन भी जून 30th है। कोई भी अमेंडमेंट आपने करनी है, एडजस्टमेंट फाइल करनी है, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट दे आर बेसिकली वन थिंग। अमेंडमेंट एडजस्टमेंट्स एक ही चीज है, दो डिफरेंट नाम है। ऐसे सब कहते हैं T1 एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना पड़ता है इसके लिए, ऐसे T1 अमेंडमेंट रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, T1 एडजस्टमेंट भी कहते हैं इसको हम लोग। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी आपने रिटर्न बना दी, आपने सबमिट कर दी, आपको लगता है कि यार रिटर्न ठीक नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक थी, कोई अंडर रिपोर्टिंग थी, कोई ज्यादा ओवर रिपोर्टिंग थी, या कोई स्लिप आपने स्किप कर दिया, कुछ भी इशू हो गया आपका, आप इसे ठीक करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट, यू कैन मेक एन एडजस्टमेंट विद इन 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन द क्वेश्चन ईयर इन फॉर दैट रेलिवेंट क्वेरी। तो अगर आपने 23 की रिटर्न बनाई, कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो 2033 तक उसको आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें पेनल्टीज हैं, अगर आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं
तो आपकी 5% पेनल्टी ऑन बैलेंस होएंगे। अगर आप $100 आप ओ करते हैं मिसाल के तौर पे, आपने लेट सबमिट किया, यू विल पे $105, $105, 5% ऊपर पे करेंगे, प्लस एन एडिशनल 1% इंटरेस्ट भी आप पे करेंगे उसके ऊपर। और 1% इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंपाउंड ट्रेड इंटरेस्ट होता है, जो कि आप लमसम मंथली बेसिस पे कर रहे होते हैं। और अगर सीआरए ने आपको अप्रोच कर लिया या अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करवा रहे, इन दैट केस आपका 10% जो है वो आपका हो जाएगा लेट फाइलिंग। जो आपकी 5% पेनल्टी है वो 10% में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1% इंटरेस्ट जो है वो 2% में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल सा है। थैंक यू। अब आप जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं प्लीज, और किसी स्लाइड पे भी जाना तो मैं चला जाऊंगा। वन बाय वन अपना जो है वो करते जाएं, ओपन हैंड कॉर्पोरेट हैंड टैक्स रेस करते जाएं, का हैंड रेस करते जाएं पहले, सॉरी, और वन बाय वन पूछना। अब आईफोन जो है सबसे पहले उन्होंने हैंड रेस किया हुआ, कब से पहले, उनको हम मौका देंगे गुफ्तगू करने का। जी सर। सर आईफोन, और कोई है जो क्वेश्चन करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेस करें। जी मोहसिन साहब प्लीज। नहीं सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जी जी आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे हम लोग जिसके ऊपर इस आपने पे। वो ब्रैकेट्स दिए हैं। नहीं, जिसमें आपने वो इनकम ब्रैकेट्स दिए हैं। जी जी आ जाता हूँ मैं, ये वाले, अच्छा, नहीं ये ये वाला। वाली। हाँ, अच्छा अब अच्छा, नहीं नहीं, इसके बाद वाली सर। जी इसमें आ गए, ठीक है जी। अच्छा, जी इसमें प्लीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है वो 58,500 है। जी तो जी उसके ऊपर पहला टैक्स लगा 53,000 के हिसाब से, जी जी और दूसरा टैक्स लगा उसके ऊपर रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 20.5%। जी। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की सैलरी 165 के है एनुअली, हम्म। तो उसके ऊपर टैक्स भी इसी ब्रैकेट के हिसाब से लगेगा, या पहले 53 के ऊपर अच्छा, 15%? 106 के बाद आप काउंट करेंगे ना, 106 के बाद सपोज कि अब इनकम जो है 165 की है, हम्म 106 165 माइनस 106 क्या बचेगी अमाउंट पीछे? 59। 59। 59 के ऊपर 26% लगेगा। अच्छा, 59 के ऊपर 26% लगेगा, और बाकी 106 के ऊपर 20%। इसी को प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ही यही, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उन उन ब्रैकेट्स के अंदर आपको टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मिसाल के तौर पर इनकम 3 लाख हो गई है, अब 33% पूरे 3 लाख पे लगा दें, नहीं, उसी ब्रैकेट्स के साथ साथ आपको टैक्स लगेगा। मतलब मैं अगर, आई डोंट नो, यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर कर सकते नहीं कर सकते? नहीं नहीं आप पूछ लें, मतलब वैसे स्क्रीन शेयर नहीं मैं कर सकते। ब्रैकेट ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 हम कर रहे थे कि पहले हम्म 59 के ऊपर हम लगाएंगे जो है 26%। फिर हम्म उसके बाद 106 माइनस 53 करेंगे, उस पर हम 25 करेंगे। हम्म। ठीक हो गया। और अगर एक्सीडिंग 165 होगी तो फिर तो भी वही फ्री, होगा, 160, हाँ एक्सीडिंग होगा होगा, 165 माइनस 106। बिल्कुल बिल्कुल वैसे होगा। मैं ठहर बताता हूँ आपको, आप इसको देखें ना, इसको छोड़ें, ये देखें, ये है सारा, ये CRA के मुताबिक ही है, अच्छा, इसको देख लें आप। 9, 26,000। ठीक है। जी। एक मौका और फिर देते हैं आईफोन को, अगर वो अपना माइक अनम्यूट करते हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो शेफ साहब भी हैं हमारे पास। शेफ साहब आप करेंगे अनम्यूट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वासलाम। तो मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि आपको आवाज अल्ताफ, क्लियर है? अल्ताफ भाई भी बात करें, वन बाय वन बात कर लेना। अभी कौन पहले एक बंदा जी, बोले, शुएब शोएब शुएब बात भाई करें। बोल, हाँ जी प्लीज आप जी बोल जी। लें। सो ये कि आप किसी के टेस्ट कंसल्टेंट किसी के ब्याह पे आप जमा करा रहे हैं, और उसमें अंडर रिपोर्ट करते हैं या कोई इस तरह की कोई पेनल्टी चार्ज होती है, तो वो लाइक लाइबिलिटीज तो लाजमी बात है कि उसी के ऊपर ही जो वो है, टैक्स तो पेयर। आपके ऊपर टैक्स पेयर है। तो आप भी रजिस्टर्ड टैक्स कंसल्टेंट है, तो आपको भी कोई पेनल्टीज हो सकती है इसमें होंगी? नहीं हमें क्यों होगी पेनल्टी, क्योंकि हमने तो वही रिपोर्ट किया जो उसने इसलिए प्रोवाइड किया। अगर हाँ, अगर हमने, हमारी गलती है, देन ऑब्वियसली टैक्स पेयर सर फाड़ देगा आके। जो क्लाइंट है, अभी आपको मैंने सारी क्लाइंट चीजें प्रोवाइड की, तो आप वो CRA और को वो छोड़ देना, सेपरेट साइड पे रखें, क्लाइंट ही आपका दिमाग खा लेगा आके,
जब भी मैंने आप सारी चीजें दी थी, आपने ध्यान से क्यों नहीं रिपोर्ट किया, आपने अंडर रिपोर्ट क्यों किया, या आपने ऐसा क्यों किया, ओवर रिपोर्ट क्यों किया? तो क्लाइंट ही आपको जो है ना उसने लटा लेना। लेकिन इसमें आपके लाइसेंस का, या अगर इसमें लाइसेंस होते हैं, इसमें अगर आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं उनके, या टैक्स, कुछ भी नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई अगर आ जाता है तो आप किसी भी फॉर्म के साथ कर सकते हैं काम। इसमें मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटीज सच नहीं है, सब उसी का ही है ना, जो भी टैक्स पेयर है। हाँ, टैक्स पेयर के वैसे ऊपर बात। लाइबिलिटी होती है, उसकी उसकी ऑथराइजेशन होती है। फिर उसके बाद हम जब रिटर्न फाइनलाइज कर देते हैं ना, उसको ड्राफ्ट भेजते हैं क्लाइंट को रिव्यू के लिए, फिर उससे एक साइन लेते हैं कि भी आप एग्री करते हैं एग्री कि करते हैं, ये ठीक है। लाइबिलिटी आप पे करेंगे हमने जो बनाई है। ठीक। उसके बाद हम रिमिट करते हैं। तो इसमें टैक्स पेयर के ऊपर ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई गलत रिपोर्टिंग कर दी है, अंडर रिपोर्टिंग, ओवर हाँ, रिपोर्टिंग की अंडर स्लिप रिपोर्टिंग मिस है। कर दी है, कोई भी इशू आपने गलत कर दी, कि गलत डमी आपने अंदर फिगर डाल दी, देन ऑब्वियसली क्लाइंट ने तो आपको ही पूछना है ना फिर, क्योंकि मतलब सीआरए ने क्लाइंट को पूछना है, उसने कहा ना आपने साइन किए हैं इस चीज के ऊपर, तभी सही फॉर्म है। ने सबमिट किया है, आप लायबल हैं, फॉर्म लायबल नहीं है। टैक्स लेकिन पेयर ही क्लाइंट है। ने तो आपके पास आ सकता है, क्लाइंट आप पे सू भी कर सकता है इसके लिए। एग्जैक्टली, ये मेरा प्रश्न है। बाकी दूसरे सर, ब्रैकेट्स घबराना अभी नहीं, तक लेकिन क्लियर नहीं हुए। लेकिन जी जी। घबराना नहीं आपने। सर, एग्जैक्टली। खान कहता है नहीं, घबराना नहीं। शुरू में घबराना नहीं है, ये इसमें प्रैक्टिस के साथ ये तो कवर अप लाजमी बात हो जाएगा। कब पहले दिन से ही तो नहीं फंसेगा, फाइल कर रहे। जी बाकी सर, जी ये ब्रैकेट्स का अभी और कॉन्सेप्ट जी क्लियर नहीं ठीक होता, है। जब भी इसके बाद में फिर इसको कर लो जब आप थोड़ा करेंगे। तो ब्रैकेट्स का कोई मसला नहीं है। मैं अगेन, आप लोग ब्रैकेट्स के लिए पता नहीं इतने इतने कॉन्शियस हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर ने कर देनी वर्किंग। जो हमने ओह, मैंने सिखाना शुरू करना है सॉफ्टवेयर ना, पे ही आप आ रहा देख होगा। सकते हैं जी जी जाके, वो जी। सॉफ्टवेयर कर देगा सारा, ये कितना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। थैंक यू सर। जी। शेप साहब हो गए हैं, नेक्स्ट जो है वो अल्ताफ भाई, आपका का हो गया। जिनका हो जाता है ना, वो अपने वो हैंड रेस खत्म कर दें बस, जिनकी क्वेश्चंस हो। सलामकुम। जी सलामकुम अल्ताफ हुसैन। वो अस्सलाम। अल्ताफ भाई, आपके नाम में भी जो है ना वो डर लगता है मैं सुन के। अच्छा क्योंकि दोस्त, ये बताएं जी कि जी एक कैनेडियन रेजिडेंट है, जी जी। वो कनाडा से बाहर रह रहा है, इनकम कर रहा है, तो उसको टैक्स का रिटर्न फाइल करना और कोई टैक्स फाइल करना अपनी इनकम पे, ये जरूरी है? डिपेंड करता है उसकी इनकम कौन सी है, इनकम की नेचर क्या है, रेंटल इनकम है, कौन सी इनकम है। अगर वो कनाडा से बाहर जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है किसी और कंट्री में। या किसी और कंट्री में बिजनेस कर रहा है, लेकिन कनाडा जी। में उस कनाडा में उसका कोई टाइज है, उसकी कनाडा के अंदर उसकी वाइफ रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, कोई रहता है। अगर कोई रहता नहीं है लेकिन स्पाउस की बेस पे अगर उसका रेजिडेंस हो गया है, हम्म। तो वो क्या करेगा? उसकी अगर स्पाउस और बच्चे कनाडा में है, वो फिर डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको अपनी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर तो उसका अगर कोई भी हाँ, अगर रहता नहीं है अगर तो? अगर कोई भी नहीं रहता, फिर तो उसको कोई लेना देना ही नहीं ना कनाडा के साथ, जिस तरह आप और मैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा लेकिन कोई वो है लेना लेना देना कोई भी नहीं है, तो हम टैक्स क्यों देंगे सीआरए को? लेकिन उसकी रेजिडेंसी बरकरार रहेगी इस सूरत में? देखिए, वो पीआर जो होती है ना, वो आपकी जो मिल गई एक दफा आपको, अब वहाँ मेरा दोस्त है, वो उसे पीआर मिल गई थी, वो गया 1 साल रहा, वापस आ गया यहाँ पे, उसने एक नया आइल्स का इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया। ठीक है, लाहौर के अंदर ही, वो नहीं जा रहा, हम्म। पीआर तो उसके पास है, नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई ये पीआर भी लेकिन कैंसिल ये हो? बेहतर बेहतर आपको कंसल्टेंट बता सकता है, कि मेरी फील्ड नहीं है ये मेरी फील्ड नहीं है, ये कंसल्टेंट बेहतर बता सकता है आपको। लेकिन टैक्स रिटर्न का इशू जो है वो फाइल नहीं करना होगा। हाँ, ये वो वाला कंसल्टेंट बताएगा आपको, जो ये विजिट वीजा लगवाता है, पीआर के लिए अप्लाई करता है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बता सकते हैं बेहतर। लेकिन मेरे नज़दीक मेरा नहीं ख्याल कि उसमें रेजिडेंसी पे कोई फर्क पड़ता है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडेंसी से मुराद वो हो तो नॉन रेजिडेंट जाएगा, लेकिन उसकी पीआर क्या खत्म होगी, ये आप स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको वही कंसल्टेंट बता सकता है, जो ये वीजे वगैरह लगाते हैं, लोगों को बाहर भेजते हैं, जिनका काम है ये। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी मिस आयशा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि आप इससे इसके बाद वाली जो वो है ना स्लाइड है, आप उस पे जाएं। मेरा उससे क्वेश्चन था। जी जी, मैं जाता हूँ, एक सेकंड ठहरिए। ये वाली। जी जी, बिल्कुल ये वाली। अच्छा, अब हम्म अगर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेरे एक फेलो स्टूडेंट ने कहा कि किसी की सैलरी अगर 165 है, तो उनको उनका जो टैक्स फाइल होगा वो टीयर्स में होगा, मतलब कि विल इट बी कैलकुलेटेड इन टीयर्स? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मतलब 165 है तो
first 53 will be charged at 15% and then the next will be charged, मतलब next जो है वो 106 तक उनकी 2.5 20.5 पे होगी and then up till 165 26% पे होगी, क्या ऐसा है? जी जी, इसी को प्रोग्रेसिव सिस्टम कहते हैं ना, इसी को तो कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। आपको सही। याद है बिलावल ने एक दफा बयान दिया था टीवी के ऊपर, वो कह रहा था कि हमारे मुल्क में जो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं है। आप देखिएगा निकाल के यूएसए और अमेरिका में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, तो हमारे लोगों को पता ही नहीं प्रोग्रेसिव सिस्टम होता क्या है। राइट राइट, नहीं सही, बिल्कुल सही सर, जज़ाकल्लाह सर। ओके, साहिल रजा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर जो हमने एक स्लैब पहली ब्रैकेट देखी 0 to 53, तो यानी इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 0 से 53 सब पे टैक्स लगेगा। जी यानी यहाँ मिसाल पे के जो है ना तौर पे जैसे एग्जाम्पशन का है पाकिस्तान में मामला, हमारा है, एग्जाम्पशन है जैसे 50%, पाकिस्तान में हमारा है 50,000। कि 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है और 6 लाख से ऊपर होगी तो फिर आप पे टैक्स लगेगा। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसका भी आंसर आपको। देखिए हमारा तो है 6 लाख 50,000 पर मंथ, अगर आप इस कैप के अंदर है तो आपके ऊपर टैक्स कोई नहीं है, टैक्स फ्री है। जी और उससे घर चलता नहीं है, मसला ये है 50,000 से, जितनी महंगाई हो चुकी हुई है। अपना कनाडा में ऐसा है कि आपका अगर इनकम जो है वो अप टू $10,000 या $7,000-8,000 तक कैप है, रिटर्न आप फिर भी फाइल करेंगे, रिटर्न की माफी नहीं है आपको, कि बेनिफिट्स नहीं मिल सकते ना आपको उसके ओके। बगैर। लेकिन टैक्स कोई नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका टैक्स थोड़ा सा बनता है, वो नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट उसको खत्म कर देते हैं। टैक्स बनेगा लेकिन नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स उसको जीरो कर देंगे, ये होगा बेसिकली। डन हो गया, डन हो गया, डन हो और की गया। और क्वेश्चन पूछना है आपने दूसरा इसमें? सर क्या वो, जी सर, इसमें जो ये हम अभी कह रहे हैं कि यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जी तो जी, क्या हमारे पाकिस्तान में भी यही नहीं है? वहाँ हमारे यहाँ भी तो यही स्लैब सिस्टम चलता है, इस पे भी इसी स्लैब तरह है कि है इसमें कि फिक्स अमाउंट भी है ना साथ में, क्या आपने इतनी रीच कर ली तो नहीं, साथ में इतनी फिक्स अमाउंट भी पे करेंगे, इतनी परसेंटेज भी पे करेंगे, क्या मकसद है इसका? नहीं, फिक्स जो अमाउंट है वो भी तो ऐसे ही कैलकुलेट हो रही है ना, कि मिसाल के तौर पे जैसे सैलरी स्लैब है हम्म 6 लाख से 12 लाख तक, अगर हम कह रहे हैं कि 1% है। लेकिन बिलावल कह रहा है कि हमारा पैसे सिस्टम नहीं है, बिलावल झूठ बोल रहा है फिर। चले, बिलावल को तो अब क्या कहें। उसका बकायदा सुना है मैंने यार, अपना उसके ऊपर जियो टीवी या किसी के ऊपर उसने कहा कि हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई गरीबों नहीं, के बेचारे ऊपर की भी चमड़े उसी की तरह जुबान टैक्स है, जो कभी कभी गोली से बंदूक भी निकल जाती है। बारिश होता है तो पानी आता है, वो उसका आप देखा है, उसकी बातें सच्ची हो रही हाँ, हैं। तो आजकल आजकल वैसे भी ज्यादा बारिशों से ज्यादा रेन हो रही है पाकिस्तान में, तो हाँ ये सैलाब चलता आए काफी रहता है जगहों कोई। पे, अल्लाह ताला आसानी फरमाए सबके लिए। लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम मुझे आमीन नहीं आमीन। पता, तो क्योंकि मेरे साइड ही सर, नहीं है। आप थोड़ी रिसर्च करें इसके ऊपर, देखें, गूगल करें कि क्या पाकिस्तानी जहाँ टैक्स तक मैं सिस्टम भी मैं जहाँ तक प्रोग्रेसिव है कि समझा हूँ, नहीं। तो फिर तो हमारी भी जो स्लैब है वो इसी तरह ही है, प्रोग्रेसिव ही है। हम्म क्योंकि हम भी उसमें यही कर रहे हैं, 6 लाख से 12 लाख तक हम कह रहे हैं। हमने सिर्फ वो फिगर कैलकुलेट करके बता दिया है कि जब आप 12 लाख से 22 वाली पे जाएंगे स्लैब में, तो फिर 6,000 आपने पिछली का फिक्स देना है। उसका हम्म भी यही मतलब है कि 6 से 12, 1% वो 6,000 ही बनता है ना उसी तरह। लेकिन प्योर शक्ल नहीं है, किसी और से हम पूछते हैं, कोई टैक्स एक्सपर्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तानी, कोई आंसर करना चाहता है इस क्वेश्चन को? सर मैं आंसर करूं? जी आप करें आंसर। अच्छा, देखिए यहाँ पे मतलब कनाडा में ये है कि इन इन टीयर्स में आपकी टैक्सेशन डिडक्ट होती है, सही है। वेयर पाकिस्तान में ये होता है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर 50,000 तक है तो आपने कुछ भी नहीं पे करना, सही है। बट देन इफ यू आर पेइंग अप टिल 1 लाख, सही है, तो देर इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो आपने ये मतलब आप अगर 1 लाख तक कमा रहे हैं तो आपने इतना पे करना है। वो ये नहीं बोलते कि आपका जो पहले का 50,000 है उस पे 0 है और फिर जो नेक्स्ट 50,000 है उस पे 12% है। दैट्स द पॉइंट बेसिकली, गॉट इट। हाँ ये देखिए ना, अब ये फर्क है सियाल साहब, तो ये प्रोग्रेसिव नहीं है ना, फिर सही। बिलावल ठीक कह रहा था। जी अब आगे चलें चलें, ये। अब आगे चलें, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, बाकी लोगों जी को भी जी मौका जी, दें। ठीक है, इसको मैं ठीक मजीद है, क्लियर कर। लेकिन आप इधर ही हैं थैंक यू। सारे, आप सब लोग इधर ही हैं, तो हम ट्रेनिंग सेशंस में क्वेश्चंस करते रहेंगे इंशाल्लाह ये आगे भी। हसन साहब हैं जी, जी सैयद डन। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सैयद हसन साहब प्लीज माइक अनम्यूट कीजिएगा।
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, प्लीज। सर ये हमारा जो टैक्स सिस्टम है ना वो प्रोग्रेसिव की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट वो नहीं है। इसके अंदर हम चीजें जो है ना वो करते रहते हैं, इसके अंदर कोशिश करते रहते हैं इसको वो करने की, लेकिन जिस तरह से ये एलिमेंट्स, डिफरेंशिएट वो फैक्टर्स, वो किया है आपने। एलिमेंट्स सारे नहीं हैं बीच में। जी जी जी, वो पूरे लवाजमात हम पूरे नहीं करते, वो हम वो हाँ अपने हाँ हाँ कुछ इसमें चीजें करने की कोशिश करते हैं असल में। आपका ये वर्ड जो लवाज़म आता है ना, अच्छा लगा मुझे। ठीक। हाँ ठीक तो ठीक है। ये बस ये वाली बात है कि हम असल में वो ये है कि लॉज और सारी चीजें तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। टैक्सेस लोग फाइल ही नहीं करते हैं, हमें क्योंकि बेनिफिट्स भी तो नहीं है ना कोई। जी, लोग बस टैक्स इसकी ये टैक्स सर यही टैक्स वजह देते है हैं। ना, कोई अगर बेनिफिट आपको होता नहीं है। जैसे पता हो कि अब आपको बच्चों के कम हो पैसे गया है। मिलने हैं, सब जी चीजें जी हैं, तो जी, फिर टैक्स ऑब्वियसली आप कम ही हो करें। गया और दो एफबीआर से हमें कॉल है कि भाई आपने ज्यादा टैक्स दे दिया, आप वापसी आप आपको क्रेडिट देते हैं, तो रिफंड ऐसा भी तो कोई नहीं है। अच्छा, हाँ मजे की तो बात इससे याद आया कि वहां अगर आपका एक सेंट भी रिफंड है ना, आपका कनाडा सीआरए से, वो एक सेंट भी आपको वापस करती है। बस तो ऐसा यही नहीं तो है। ना, वो आपने सही वर्ड यूज किया था, इस्लामी जमहूरिया कनाडा होना चाहिए। हाँ इस्लामी जमहूरिया कनाडा, हाँ सही है। बिल्कुल, कोई सर और ये क्वेश्चन? जी एक जी। सवाल मेरा ये था कि मैं जा रहा हूँ विजिट वीजे पे कनाडा, हम्म। तो उस सिलसिले में फिर सर मैं आपसे बात करूंगा कि कोई क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बिल्कुल कोर्स करें ये सारा, इसको सीखें। आपको जी सीजन आता है, आप लोगों में से अगर कुछ लोग जो हैं वो इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं, तो मैं इंटर्नशिप के लिए भी आपकी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाए। नहीं सर, मेरे तो वैसे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की मेरी ही, मैं फाइनेंस का ही बंदा हूँ, मेरी फील्ड है। ओवर द 15 ईयर्स मैं पोल्ट्री के साथ जो है, पोल्ट्री इंडस्ट्री के अच्छा, साथ। मुझे जी याद आया हसन भाई कि मैंने और भी अनाउंसमेंट करनी थी। आप सब लोग मुझे प्लीज लिंक्डइन पे लाजमी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिएगा। आप सब लिंक्डइन पे लाजमी होंगे, आप सब प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक है। जेफरी रोज के नाम से ढूंढना है मुझे, वहां पे ठीक मेरा है, रियल नेम नहीं है। ठीक है। ओके। समझ गया सर, समझ गया। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना लिंक्डइन का वो अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो असल में ना आसान हो लिंक्डइन का, जाएगा। मैं वो प्रॉब्लम ये है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो पेड स्टूडेंट्स का बना हुआ जिसमें मैं हूँ। जो बाकी लोग आज डेमो क्लास लेने आए हैं या वो लोग उसमें नहीं है। तो अब सबको ओपन इनविटेशन है कि यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। वहाँ पे मैं अक्सर पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, टैक्स से रिलेटेड, यूएस से भी, तो आप वो भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए सही है, जज़ाकल्लाह सर। जी नेक्स्ट हैं सईद हसन भाई, आपका हो गया, आप वो हैंड रेस खत्म कर दें। नाजिम भाई आप बताइएगा प्लीज। जी थैंक यू सर। सर दो छोटी छोटी चीज़ें पूछनी। एक ये है जी कि जी। जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी डेडलाइन क्या होती है, और दूसरा ये है कि क्या डबल टैक्स ट्रीटी सिस्टम है। असल में कॉर्पोरेट अच्छा, पे ना पूछ पहले रहा था वन बाय वन, क्योंकि वन क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि आपने वो है नहीं है मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर के, हाँ आपने एक एक तरह सवाल से नहीं पूछा, बिल्कुल आपने 5 सवाल बिल्कुल। पूछे। ठीक। इसी जी तरह जी जितने भी क्वेश्चन है वन बाय वन पूछे, मैं सारे जवाब दूंगा आपको। ठीक है देखिए सर। उसमें भी बेसिकली स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट यही है। फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उनके क्रेडिट्स डिफरेंट हैं, उनकी ब्रैकेट्स डिफरेंट हैं। हाँ उनके अंदर ऐसा है कि अगर आपकी कंपनी कनेडियन बेस्ड कंपनी है तो उसके अलग रेट्स हैं। अगर आप स्मॉल स्केल मीडियम स्केल बिजनेस है तो उसकी डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो हो रहा है। तो हम पब्लिक कंपनी तो कभी भी नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम बेसिकली वी आर पब्लिक अकाउंटेंट बट वी आर डीलिंग विद स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस। तो ओके। पब्लिक लेवल पे जो कंपनीज होती हैं, जिस तरह के एप्पल है, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो इतनी बड़ा सेटअप होता है कि उनके इन इन हाउस अकाउंटेंट्स होते हैं बेसिकली। दूसरा सही। क्वेश्चन क्या है आपका? सर असल में रीज़न भी यही था कि मैं पूछना चाह रहा था कि हम जो अपने पार्टनर कंपनी का जो करना चाह रहे हैं वो यही कंपनी जो भी आपने नाम लिया है, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था। अच्छा दूसरा ये है कि सर डबल टैक्स ट्रीटी सिस्टम भी क्या इसके अंदर होता है कि ट्रेडिंग अगर सिस्टम वहां पे आता है जहां पे दो कंट्रीज के अंदर कोई कनेक्टिविटी बन रही हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे बन रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे बन रही है, तो वहां पे ट्रीटी लाई करती है। जैसे कि अगर एक पर्सन अगर कनाडा में है, रेसिडेंस है, लेकिन वो हम्म अर्निंग किसी और कंट्री से कर रहा है, यूएसए से कर रहा है, तो वो डबल हम्म। टैक्स। कनाडा में टैक्स पे करेगा वो ठीक। वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर। ठीक थैंक यू। उस्मान साहब। जी जी। अच्छा, मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ कि जी एक सर। केस आपको बता रहा हूँ कि मेरी कंपनी में हुआ कि एक साहब थे, हम्म। उनके जो सैलरी थी मंथली 185,000 थी, ठीक है। जी। ही रिटायर्स आफ्टर 60 सुपर नेचुरल जो एज होती है, तो हम्म। उनको जो ग्रेचुटी दी गई वो अराउंड 50 लाख यानी 5 मिलियन बन रही थी। लेकिन हम्म। उनको उनको कुछ 11 लाख का टैक्स ठोक के उनका आप समझिए कि 39
लाख उनको दिए गए और बाकी 11 लाख टैक्स ले लिया गया। तो ये क्या है, मतलब ग्रेचुटी के ऊपर भी इतना टैक्स लगेगा या एक ये मिसकम्युनिकेशन? पाकिस्तानी जो निज़ाम है ना, इसका मुझे आइडिया नहीं कोई भी, बिल्कुल भी। अच्छा, तो मेरा मैं ये इसको रखता बिलीव हूँ करें उस्मान कैनेडियन। साहब। हाँ। अच्छा, इसको अगर मैं कनाडा में रखता हूँ तो क्या मैं ये चीज वहां भी एक्सपेक्ट करूँ कि जी मुझे अगर मैं रिटायर होता हूँ 60+ हो जाता हूँ वहां पे, एंड दे विल चार्ज मी कि यार आपको ग्रेचुटी मिल रही है और आपकी इतनी इनकम ब्रैकेट में चले गए, इनकम लेवल आपका इतना ऊपर हो गया। तो ये जरा आप हाँ मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज दिस, अगर देखिए, कैनेडियन हिसाब से? ब्रैकेट्स जी तो सर। आपकी वही हैं सारी जो आपके मैंने दिखा दी हैं अभी। लेटेस्ट आप ठीक है, सही 2025 की ब्रैकेट्स भी देख सकते हैं, वो सही रेट सही आपको देख लेंगे। सही। इधर आप यू आर गेटिंग इनकम थ्रू पेंशन, ओके। ठीक है। सही। ग्रेचुटी वाला कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है, ठीक अच्छा, है। पेंशन वाला, ठीक है, सही है। पेंशन वाला कॉन्सेप्ट है। इधर यू आर सही। गेटिंग थ्रू योर पेंशन और ओल्ड एज सिक्योरिटी, कोई ओके। डिसेबिलिटी होगी, अमाउंट आप रिसीव करें, दे ऑल विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू दीज टैक्स ब्रैकेट। सिंपल रूल है बस ये, अच्छा, टैक्स एग्जम्पशन नहीं है इसके ऊपर कोई? टैक्स एग्जम्पशंस नहीं है। नहीं, ओके, थैंक यू, बस ये एक ऑब्जर्वेशन थी। थैंक यू। हाँ, लेकिन मेरा अब मजे की बात है कि मेरा अपना अकाउंटेंट है पाकिस्तान का जो मेरे रिटर्न फाइल करता है, तो मैं पाकिस्तान टैक्सेस के ऊपर मैं गौर नहीं करता ज्यादा। चलिए सही, ठीक है, ओके। आई एग्री विद आपके पॉइंट। ठीक। ओके, ठीक हो गया। थैंक यू। ठीक है, थैंक क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मेरा काम ही नहीं उसको मैं नहीं कर सकता, जो मेरा काम है मैं वो करूंगा। मेरा काम है यूएस टैक्सेस करना, कैनेडियन करना, तो इसलिए मैंने इस साइड पे हायर सही। कर लिया अकाउंटेंट। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा शर्माते होंगे, थोड़ा बोल नहीं पाते होंगे माइक ऑन करके, तो वो मैसेज भी कर सकते हैं, उनका भी आंसर मैं कर दूंगा मैसेज के अंदर। और मैं एक बात आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा शर्मा रहे हैं तो आपने शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। आप माइक ऑन करें, अपने क्वेश्चंस पूछें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, क्योंकि आप पब्लिक अकाउंटिंग की फील्ड में जा रहे हैं, तो जहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों से जो है वो बातचीत करनी होगी आगे फ्यूचर में। तो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करें। अभी तकरीबन 46-47 थे, अभी क्योंकि ऑब्वियसली ख़त्म हो गया तो बहुत सारे लोग लीव कर गए। अभी भी हमारे पास 39 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से हार्डली मेरे ख्याल है 10 से 12 लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हेयर जो कि जिन्होंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं किया। अगर कोई आप में से अपनी प्रोग्रेस के बारे में शेयर करना चाहता है, जिस तरह मैंने किया, आप स्टार्ट में बताया कि मैंने वेबिनार किया था, दैट वाज माय लेटेस्ट प्रोग्रेस, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस। कोई अपने बारे में बताना चाह रहा है तो भी बता सकता है। जी इशफाक साहब। जी सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दो चीजें सर आपसे पूछनी है। एक तो बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दो बंदों के क्वेश्चन थे कि पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है या नहीं है। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम बेसिकली प्रोग्रेसिव ही है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें जो हैं उन्होंने टैक्स स्लैब्स अलग रखे हुए हैं। जैसे रेंटल इनकम का स्लैब अलग से होता है, डिविडेंड इनकम को अलग से वो करते हैं। एक ये पाकिस्तान में डिफरेंस है एज कम्पेयर टू कैनेडियन सिस्टम। दूसरा, एक भाई ने जो ग्रेजुटी का कहा है, ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट होती है अगर ग्रेजुटी रजिस्टर्ड हो एससीसीपी में और एफडीआर में रिपोर्टेड हो अलग से, जिसका एक्चुरियल बेसिस पे प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, तो अच्छा, वो वेरी गुड, टैक्स एग्जेम्प्ट होती, अदरवाइज नहीं होती। वंडरफुल और वंडरफुल। अब जो मेरा ये स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, मुझे ये पूछना है कि इसकी प्रॉपर, आज मैंने वैसे ही बैठा था फ्री तो लकीली वो मैसेज आया तो मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैंने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा सुन सका हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर और समझ भी बड़ी अच्छी आ रही थी और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मुझे ये पूछना है थैंक कि यू। टाइमिंग क्या होगी और क्लासेस कब कब होंगी, इसका स्केड्यूल्स क्या होगा? मैं वीकेंड सिर्फ पे हूँ? सिर्फ वीकेंड्स पे होंगी 9 to 10:30। 9 to 10? आपके आपकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगी, आप आराम से वीकेंड्स पे करें और संडे को आप असाइनमेंट्स बना लें अपने। हाँ, ठीक हो लेकिन गया। अगेन अगेन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट पुट नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। नहीं सर, वो क्योंकि वीक के दौरान तो वर्कलोड ही इतना होता है कि चीजें यहाँ पे फाइनेंस के रोल में ही हूँ तो, और वो भी थोड़ा मैनेजमेंट कम मैनेजरियल रोल है, उसमें फिर मुश्किल हो जाता है तो चीजों को कूप अप करना। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि वीकेंड पे अगर है और टाइमिंग भी इस तरह की है कि जिसमें मैनेजेबल है, तो फिर तो मैं इसके बारे में जो है प्लान कर रहा था। और इसका टेन्योर तकरीबन कितना होगा जो आप टाइम तकरीबन लें? 3 महीने का होगा इसका। 3 3 महीने महीने होगा। में कवर हो जाएगा सारा। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। बाकी माय ये फिर मैं प्लेजर। मैनेजमेंट के साथ राब्ते में पहले भी था, एक कोर्स मैंने लिया था इनसे, तो दूसरा ये फिर इनसे कोऑर्डिनेट करता हूँ। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। एनी अदर क्वेश्चन? और हमारा सिर्फ अब 1 मिनट बाकी रह गया, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मेरे ख्याल है उनके मैंने आंसर कर दिए हैं। उमर साहब कह रहे हैं कि MB LLB LLM माशाल्लाह वेरी गुड। और उमर साहब कह रहे हैं, अच्छा ये उमर साहब ही हैं, और आई डील क्रिमिनल सिविल एंड टैक्स लिटिगेशन बट आई वांट मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव माय स्किल्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आप माशाल्लाह तीनों डोमेन्स में देख रहे हैं जो कि नॉर्मली लोग नहीं देख रहे होते इस तरह से, क्योंकि क्रिमिनल होता है, कोई सिविल होता है, आप तीनों को देख रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। अच्छा, as time pass our dopamine level drops and our ओके, ये जरा उन्होंने साइंटिफिकली बात कर ली थोड़ी सी, इसको हम छोड़ देते हैं। अनीस कह रहे हैं नो सर, खाली अच्छा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं नजर आ रहा मुझे। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर कॉर्पोरेट कंपनी? नाजिम साहब ने सवाल पूछा, कॉर्पोरेट की डेडलाइन क्या है? 6 months आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द फिजिकल पीरियड। विच सॉफ्टवेयर आर यू यूजिंग फॉर प्रैक्टिस? टैक्स प्रेप यूज करेंगे इसके लिए। And what structure suit for family or individual if they initiate open and trust and versus recommendation if the person buy house and avoid property tax at later stage? तो प्रॉपर्टी टैक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें, प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। ट्रस्ट बनाते हैं तो आपका रिबेट टैक्स से अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ, और उसके बाद ट्रस्ट की रिटर्न लैदा बनेगी, ट्रस्ट से जो इनकम ड्राइव होगी वो बेनिफिशरीज में जाएगी। इसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप मुझसे बाद में भी रब्ता कर सकते हैं असद भाई। अच्छा जी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। काइंडली लेट मी हैव योर सेल फोन नंबर। माई सेल फोन नंबर इज़ 0303488888। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं सेपरेट कोई क्लास नहीं पढ़ाता। मैं या तो इधर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाता हूँ, या फिर जो है मैं अपना पढ़ाता हूँ फर्म्स के साथ, फर्म्स की ट्रेनिंग्स देता हूँ। इंडिविजुअल का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं वो करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल वो कॉस्ट बियर नहीं कर सकता। तो बैच का बेनिफिट ही बेसिकली ये होता है कि आप लोगों को भी एक रीजनेबल प्राइस आप पे करते हैं, और आपको एक प्रॉपर क्लास का माहौल मिल जाता है, आपको अपने क्लास फेलोज मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, और आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे मुझे बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, नहीं सिखाता। चले एक आधा सवाल व्हाट्सएप पे पूछ ही लिया करेंगे आपसे सर, जहाँ पे एम्बिग्विटी हो या मुश्किल में फंस जाए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई डिस्कशन करनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप, मैंने नंबर बता दिया आप लोगों को। अगर आप कहते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन नंबर यही है, आप उसे पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो। लेकिन पढ़ाता जो हूँ मैं प्रॉपरली वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ ही पढ़ाता हूँ, या फिर मैं जो फर्म्स हैं उनमें ट्रेनिंग देता हूँ।